हेलो। तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल इजी पे। डियर, मैं देख पा रहा हूँ राहुल जी आ चुके हैं, गुड इवनिंग। ऋषि आ चुके हैं। फटाफट से फटाफट ज्वाइन कर जाइए। शुरुआत करेंगे आज हम हमारे ट्रांसपोर्टेशन के कुंभ की। शुरुआत करें आज के सेशन की। कहाँ है सब। गुड इवनिंग प्रिया तिवारी जी। बिल्कुल, जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर जाओ। अपने यारों दोस्तों को बता दो कि भैया 6 बज चुकी है, क्लास चालू होने का समय हो गया है। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे ट्रांसपोर्टेशन की। फटाफट से फटाफट ज्वाइन कर जाओ। फटाफट चालू करते हैं ट्रांसपोर्टेशन का कुंभ। चलो, ऐप पर क्लास हो रही है। बिल्कुल, ऐप पर भी क्लास हो रही है और यूट्यूब पर भी लाइव चल रहा है सेशन। तो दोनों जगह स्ट्रीम हो रहा है। तो आज अपन अगले 2-3 दिन जो है यूट्यूब पे एकदम बढ़िया तरीके से पढ़ना है, फिर अपन ऐप में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, तो बढ़िया तरीके से सेशन को चालू करते हैं। गिव मी अ मिनट। कोई टेक्निकल आवाज अगर क्लियर है, साउंड इज क्लियर। ठीक है, जो भी स्टूडेंट्स को ऐप में दिक्कत आ रहा है ज्वाइन करने में, देखो ऐप के अंदर आपको प्रॉपरली अगर आप देखेंगे तो आपको जैसे आपने जो बैच परचेज किया है ना, उस परचेज बैच के अंदर आप जैसे ही खोलेंगे आपको लाइव सेशन देखने को मिल जाएगा नीचे। तो उस लाइव सेशन पे क्लिक करो, सेशन चालू हो जाएगा। क्लियर है ना। चलो शुरुआत करें आज के सेशन की। तो बोलो, आज इस ट्रांसपोर्टेशन के अध्याय का शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। क्या है ये आपका ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। क्या हुआ राहुल जी गायब हो गए क्या। आवाज क्लियर है ना सबको। इज माय वॉइस क्लियर। वॉइस में कोई ब्रेकडाउन तो नहीं। वीडियो ट्रांसपोर्ट बिल्कुल सही है। शुरुआत करते हैं फिर आज के सेशन की। बिल्कुल, गुड इवनिंग अक्षय जी, कैसे हैं। अनिमेश मंडल, गुड इवनिंग। देखो थोड़ी सी आंखें खराब है, किसी का नाम गलत पढ़ लेना तो गुस्सा मत कर दियो। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं आज अपन ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग से। आरआरबी, सीबीटी 2, एसएससी, जेई, दूसरे अलग अलग स्टेट एईजे के एग्जाम्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस। तो पहले देखेंगे सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, फिर बातचीत करेंगे पढ़ना कैसे है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं सब्जेक्ट के ओवरव्यू के साथ में कि सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों जरूरी है। बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर एस के गुप्ता, राहुल, अनीता। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। बात करेंगे इस सब्जेक्ट के ओवरव्यू के बारे में, क्यों इसको पढ़ना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और किस वजह से इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है। तो अगर मैं बात कर रहा हूं इस पूरे सब्जेक्ट की, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के ओवरव्यू की, तो देखो अगर मैं इस बार के आपके एसएससी जेई के पेपर की बात करता हूं, तो इस बार का जो आपका एसएससी जेई का पेपर रहा था, इसके अंदर आपके जो प्री के अंदर, अगर मैं पेपर्स की बात करता हूं, अगर मैं सबसे पहले बात करूं आपके एसएससी जेई के पेपर के बारे में, ठीक है, उसके अंदर 2 पेपर के अंदर ये 11 नंबर की आपको देखने को मिली थी, 11 मार्क्स की। 2 पेपर के अंदर ये आपको 11 मार्क्स का देखने को मिला था और 2 पेपर में ये 9 मार्क्स की आई थी। मेंस में अगर इसकी बात करें तो ये तो आपका एसएससी जेई था प्री। अगर हम बात करें एसएससी जेई मेंस की, तो इस बार इसमें से 9 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। 9 क्वेश्चंस आपको पूरे ट्रांसपोर्टेशन में देखने को मिले। तो आपको पता है 3 नंबर का एक क्वेश्चन, तो 27 मार्क्स इन ऑल, तो एक अच्छा खासा वेटेज। इधर भी देखिए आपको पता है एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो 11 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन, अच्छा खासा फर्क। ठीक है, तो यहां पर आपको 11 क्वेश्चन देखने को मिले,
यहाँ पे 9 क्वेश्चन देखने को मिले अलग अलग सेट्स में। तो ऑन एन एवरेज मैं एसएससी का अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो ऑन एन एवरेज 10% तो है, पेपर का 10% तो है। तो अगर हम बात कर सकें यहां से, तो यहां पर एवरेज में इसको 10 क्वेश्चंस यहां से एक्सपेक्ट कर सकता हूं। 10 क्वेश्चंस यहां से मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं लास्ट 5 इयर्स के, अगर मैं एनालिसिस को देखूं। अगर हम बात करें लास्ट ईयर का, जो आपका रेलवे लास्ट टाइम जब आपका आरआरबी जेई हुआ था, कब 2019 में, उस समय यहां पे आपको टोटल अगर मैं बात करता हूं इस सब्जेक्ट से, तो इसके मैं 2 डिवीजन बेसिकली कर देता हूं। तो अगर मैं बात करूं यहां पर हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रांसपोर्टेशन में से एक मेजर पार्ट आपका रहता है हाईवे की स्टडी का। तो मैं बात करूंगा अगर हाईवे इंजीनियरिंग की, और अगर यहां पर मैं बात करता हूं रेलवे इंजीनियरिंग की। तो अगर हम हाईवे इंजीनियरिंग की बात करें ना, तो 2019 में हाईवे इंजीनियरिंग से आपको टोटल 5 क्वेश्चंस देखने को मिले थे। अगेन सीबीटी 2 की बात हो रही है, तो सीबीटी 1 में तो आपका है नहीं, सीबीटी 2 की कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 2 जो आपका होता है सेकंड स्टेज में, वहां पर आपको 5 क्वेश्चन आपको हाईवे इंजीनियरिंग से देखने को मिले थे। और वहीं पर रेलवे से बात करें तो रेलवे से आपको टोटल 4 क्वेश्चन देखने को मिले थे। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल के थे, लेकिन 4 क्वेश्चन यहां से भी आए थे। ठीक है, अनिमेश कमेंट करके डिलीट क्यों कर दिए हो? कहो भाई जो कहना है। तो कहने का मतलब यहां से भी फिर से मुझे दिख रहा है कि रेलवे सीबीटी 2 में भी 9 नंबर का सवाल यहां से आया था। नो डाउट एयरपोर्ट इस बार नहीं थी, इसमें टनल और आपके पास ब्रिज इंजीनियरिंग भी होता है आपके पास आरआरबी के अंदर, उसके अंदर से भी कोई क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिला था। लेकिन अगेन 9 नंबर की आपके पास ये ट्रांसपोर्टेशन आई थी। ठीक है, 2 चीजें इसमें नहीं पूछी गई थी, कोई क्वेश्चन आपसे एयरपोर्ट के रिगार्डिंग नहीं था, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग से आपके पास कोई क्वेश्चन नहीं आया था, ना ही आपके पास टनल एंड ब्रिज इंजीनियरिंग से क्वेश्चन आया था। टनल एंड ब्रिज इंजीनियरिंग से भी कोई क्वेश्चन नहीं आया था। तो पिछली बार के पेपर में तो ये दोनों नहीं थे, लेकिन हु नोस इस बार मिल जाए, इट इज पॉसिबल। अंकित गुड इवनिंग, बिल्कुल ठीक है। तो आपके एसएससी के अंदर करीब करीब 10%। और दूसरे अगर मैं अदर एजेई एग्जाम्स की बात करूं ना, अगर मैं इसका एक ब्रीफ ओवरव्यू लेता हूं अदर एजेई एग्जाम्स का, अलग अलग स्टेट में जो एई लेवल के या जेई लेवल के पेपर्स होते हैं, उसमें भी ये टोटल मार्क्स का रफली 10% के आसपास का, 10% ऑफ टोटल मार्क्स के आसपास का ये लेवल रखता है। यानी आप रफली मान के चल सकते हैं कि अगर अपना ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो पेपर के 10% मार्क्स हम इजीली सिक्योर कर सकते हैं। अच्छा, इसके साथ एक बात बता दूं, सब्जेक्ट बड़ा सिंपल है, निहायत ही सिंपल सब्जेक्ट है, बस कहीं कहीं पर कॉन्सेप्चुअल है। और दूसरी बात अगेन एक डेटा बेस्ड सब्जेक्ट है। डेटा बेस्ड सब्जेक्ट है, मतलब क्या, इसमें आपको भरपूर बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेटा मिलेंगे। देखो, जहां पर भी कोड बुक या डेटा बुक साथ में आ गई, तो वहां पर कोड बुक और डेटा बुक वाले सब्जेक्ट में एक चीज होता है सर, बहुत सारे डेटा बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकते हैं। आपने बहुत सारे सब्जेक्ट्स देखे सिविल इंजीनियरिंग में, आरसीसी हो गया, आपका स्टील हो गया, इन सभी सब्जेक्ट्स में, बीएमसी हो गया, बीएमसी में बहुत सारा डेटा है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स में डेटाबेस क्वेश्चंस भरपूर आते हैं। और उसी वजह से इनका जो अहमियत है इन कंपटीशन एग्जाम्स में, जो आपके पास ऑब्जेक्टिव लेवल के पेपर्स होते हैं, इन ऑब्जेक्टिव लेवल्स में इनके क्वेश्चन बहुत मिलते हैं। रीजन क्या, आपको 1-2 मिनट में सॉल्व करने के लिए ऐसे क्वेश्चन चाहिए जो देख के आंसर लगाया जा सके। तो उसी वजह से ट्रांसपोर्टेशन अच्छे खासे मार्क्स का आ जाता है। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन आपके पास रफली 10% आप मान के चल सकते हैं कि इतना तो आपको एग्जाम में स्कोर करके दे देगा, बराबर। ठीक है, अब बात करेंगे आगे ट्रांसपोर्टेशन की। समझ में आया, बेसिक ओवरव्यू समझ में आया कि सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंस क्या है? एक बार थम्स अप दे दो, एक बार थम्स अप दे दो इफ इट इज क्लियर टू यू कि आपके सब्जेक्ट को पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, क्लियर है, बराबर। गुड इवनिंग सचिन, बिल्कुल, कैसे हो? अरे सबका आरआरबी का पेपर कैसा हुआ, सीबीटी 1 का? कमेंट करके बताओ, कमेंट करके बताओ सीबीटी 1 का पेपर कैसा हुआ है। देखो, सीबीटी 2 की तैयारी शुरुआत कर दी होगी, और जिन्होंने नहीं की है वो जल्दी जल्दी करते हैं, क्योंकि अगर जून में नया अगर करिकुलम चालू होगा तो जून से पहले ये वैकेंसी कंप्लीट हो जाएगी। अगर जून में वापस से ये सीबीटी 1 की नोटिफिकेशन आने वाली है तो जून से पहले ये करिकुलम कंप्लीट होगा, तो आपके पास मुश्किल से 1-1.5 महीना मिलेगा आपको सीबीटी 2 के लिए।
क्योंकि उसके बाद में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और कंप्लीशन की बहुत सारी प्रक्रिया होती है। तो रेलवे अपनी नई वैकेंसी निकालने से पहले पुरानी वैकेंसी को खत्म करना चाहेगा, ठीक है ना। नॉट एलिजिबल इन आरआरबी जेई, कहाँ है एलिजिबल नहीं हुआ? एज मैटर आ गया क्या, या पेपर अच्छा नहीं हुआ? शिवम, सचिन आपसे पहली बार पढ़ रहा हूं सर, आखिरी बार नहीं होगा ये फिक्स है। पहली बार पढ़ रहे हो मजा आएगा, आखिरी बार नहीं पढ़ोगे ये गारंटी है। CBT 1 तो ठीक है, वो ठीक ही गया है। आंसर की देखो रेस्पॉन्स की विद इन अ वीक आ जानी चाहिए, और रेस्पॉन्स की का मेरे हिसाब से इंतजार करना, कंपटीशन की अगर आपको तैयारी करनी है CBT 2 की, तो इंतजार करना बेमानी है, क्योंकि देखो 6 महीने में अगर फिर से पेपर है ना, तो तुम्हारी तैयारी तो वेस्ट नहीं जानी है। SSC आने वाला है, RRB का वापस पेपर होने वाला है, स्टेट एजी एग्जाम्स की बहुत सारी वैकेंसीज ऑलरेडी मार्केट में, और जो नहीं है वो बड़ी जल्दी आने वाली है, तो तैयारी तो वेस्ट नहीं जानी है। तो तैयारी कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज है। फाइनल ईयर में, ओके, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फाइनल ईयर में हो तो अगली बार मार्केट के लिए बिल्कुल तैयार बैठो, तो मार्केट में जब उतरोगे उस समय एकदम से धुआं धुआं कर देना। CBT 1 ठीक गया आंसर के, अच्छा ठीक है, चलो क्लियर है ना। तो सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए आज से, तो सब्जेक्ट को पढ़ना भी जरूरी हो जाता है, ठीक है। अच्छा, पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ ऑप्शंस बता देता हूं। जो लोग इंटरेस्टेड है बहुत अच्छे से, बहुत लिमिटेड टाइम में अपने एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, और प्रैक्टिकली चाहते हैं कि भैया एक ही अटेम्प्ट में एग्जाम अच्छे से क्लियर हो जाए, तो उनके लिए इजी प्रेप ने बहुत सारे अलग अलग ऑप्शंस दे रखे हैं। मैं आप उन सब ऑप्शंस के बारे में आपको 2 मिनट में एक ब्रीफ आउट कर देता हूं। अगेन, जो आपकी क्लासेस होने वाली है, यहां पर आपके जितने भी फैकल्टी मेंबर्स है वो काफी वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज है, तो अगेन आपको क्लासेस के लेवल में कहीं पर कमी देखने को नहीं मिलेगी। उसके साथ में अगर मैं बताऊं, आपके अलग अलग एग्जाम्स दिमाग में हो सकता है, सर किसी के दिमाग में सर आरआरबी को क्लियर करना है मुझे, इस बार आ रही 2025 की वैकेंसी, अगर 24 नहीं तो 25 में तो तोड़ ही देंगे आरआरबी को, ठीक है। अगर कोई चाहता सर मेरे को एसएससी क्लियर करना है, कोई कहता सर एजे के बहुत सारे एग्जाम्स है अलग अलग स्टेट का, सर मेरे को बिहार का भी देना है, मुझे यूपीपीएससी भी देना है, मुझे आरएसएमएसएसबी आरपीएससी भी देना है, तो उनके लिए भी अपने पास ऑप्शन है। 71 अटेम्प्ट किए हैं बिलासपुर जोन, 55 प्लस रहेगा ओबीसी, क्या करे सर, तैयारी चालू रखो दोस्त, आपके नंबर जो है मार्जिन से ऊपर है, तो बहुत ज्यादा चांस है कि आपका जो है क्लियर हो जाएगा CBT 1, एंड इफ CBT 1 क्लियर तो CBT 1 और 2 के बीच में गैप कम है, तो तैयारी जो है जोर तोड़ से करके रखो बिल्कुल। एक सेकंड में कंटेंट टीम से कह रहा हूं, थोड़ा सा कमेंट जो है वो कमेंट बॉक्स को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। RSSB JEN एग्जाम है 7 फरवरी को, कुछ टिप्स दे दीजिए। बिल्कुल, देखो RSSB का जो आपका पेपर है ना, टेक्निकल की तैयारी ऑलरेडी जो अपना RRB है और जो JEN दे रहे हैं RSSB का, RSMSSB का, उनके लिए प्रैक्टिकली टेक्निकल तो आपका साथ साथ में चलता रहेगा, प्रैक्टिस करते रहिए साथ साथ में, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट समझना एक अलग चीज हो गया, कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना एक अलग चीज हो गया, ठीक है। तो एप्लीकेशन जो है उस पर फोकस करिए साथ साथ में, जैसे जैसे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन आप करते रहिए। नॉन टेक्निकल के लिए आप जो है प्रैक्टिकली आपको बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, आपको ऊपर ऊपर से सब चीजों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो नॉन टेक्निकल के लिए आप ढूंढिए ऐसे इंस्टीट्यूट्स जो आपको बेसिकली इसकी टारगेटेड तैयारी कराते हैं, उनके क्रैश कोर्स देखिए, ये बहुत अच्छा टिप है। जो उनका यूट्यूब पे ये जो आपके पास मैराथन्स होती है, वो मैराथन देखिए, उसके नोट्स बनाइए, आपके एग्जाम्स में जो क्वेश्चन है उसका लेवल उससे ऊपर नहीं जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकली आपके जो एग्जाम्स है, टेक्निकल एग्जाम्स है, इनका जो मेन बेसिस रहता होता है टेक्निकल। जो नॉन टेक आता है वो काफी हद तक जो है ऊपरी सतह होती है, तो ऊपरी सतह को आप ऐसे 8-9 घंटे की मैराथन से कैप्चर कर सकते हैं, और वो आपके लिए एक फास्टेस्ट वे होगा और बहुत ज्यादा इफेक्टिव वे भी होगा। तो बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है, और ऐसा भी नहीं रखना है सर पढ़ के ही नहीं गए, नहीं पढ़ के गए तो भैया वो आपके हो सकता है 10-20 नंबर 50 नंबर वहां से कम हो जाए, डिपेंड करता है किसकी कितनी नॉलेज है अगेंस्ट इन ऑल दोस फील्ड्स, ठीक है। तो वो भी एक अच्छा तरीका हो सकता है, ठीक है। चलो, आप लोग में से वो स्टूडेंट्स जो बेसिकली पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट्स को, लेकिन वो लैक कर रहे हैं अपनी प्रैक्टिकल एबिलिटी में कि सर उसको अप्लाई कैसे करना है, उन सभी के लिए इजी प्रेप लेकर आए एक प्रयास 2.0 बैच। इसके अंदर पूरे अलोंग द ईयर हम केवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, जिससे हमारे को जो एप्लीकेशन में जो दिक्कत आती है वो दिक्कत हम दूर कर सकें। तो ये स्पेसिफिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी एजुकेशन जो है पूरी कर चुके हैं, सब्जेक्ट्स की नॉलेज उन्होंने गेन कर ली है, लेकिन प्रॉब्लम आती है सर एग्जीक्यूशन में। तो एग्जीक्यूशन में जो लोग स्किल, जिनका अगर प्रॉब्लम अगर उनको देखने को मिलता है,
वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं इस प्रयास 2.0 बैच को। इस बैच में इतना जबरदस्त प्रैक्टिस होगा, 5000 से भी ज्यादा एमसीक्यू क्वेश्चंस अपन प्रैक्टिस लगाएंगे और उसी के साथ आपके जो सब्जेक्ट्स की पकड़ है वो मजबूत अपन करेंगे। जो लोग आरआरबी जेई को देख रहे हैं, आरआरबी जेई को अटेम्प्ट करना चाहते हैं बेहतर तरीके से 2025 में, आरआरबी से अपनी नौकरी छीन के लेना चाहते हैं, उनके लिए एक टारगेटेड बैच है जिसमें आपको सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के जितने टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स है सब डिटेल में पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, गुड इवनिंग अंजलि। बिल्कुल ठीक है, तो अपने पास जो सीबीटी 1 और सीबीटी 2 है सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स डिटेल में आपको पढ़ाए जाएंगे। यहां पर आपको मॉक टेस्ट भी हमने इंक्लूड कर दिए, उसी के साथ साथ क्वेश्चन की प्रैक्टिस इसमें भी हमने इंक्लूड करी है। ठीक है, तो अगेन इसमें अपने पास मल्टीपल वैलिडिटी ऑप्शन है, 1 ईयर 2 ईयर, और जो स्टूडेंट्स अभी कॉलेज गोइंग है वो चाहते हैं सर बाद में ड्रॉप नहीं लेना पड़े, उनके लिए एक 5 इयर्स लाइफ टाइम वैलिडिटी का प्लान भी अपन रखा है। अगेन इन सब पे जो आपके पास रेट्स आपको देखने मिल रही है ये सारी की सारी हेवीली डिस्काउंटेड रेट्स है। आपके पास न्यू ईयर ऑफर, नए साल का जश्न हम अभी से मनाना चालू कर चुके हैं, तो ये नए साल के जश्न में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। स्टेट एईजी एग्जाम्स के लिए उड़ान बैच, इसमें आपके पास सारे टेक्निकल नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट जो अलग अलग स्टेट के एग्जाम्स में आते रहते हैं उनको सबको इंक्लूड अपन ने किया है, तो ये भी एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन है। और जो बच्चे केवल और केवल आरआरबी सीबीटी 2 को देख रहे हैं, सर सीबीटी 1 हो गया इस बार में तोड़ के निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, केवल सीबीटी 2 करना है, आपके लिए भी पूरा ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो सारी बैचेस जो है ये इनका आप जो है स्क्रीन को यहाँ पर पॉज करके बाद में जब वीडियो हो जाए देख लेना, आपको जो बेहतर लगता है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन होगी। चालू करते हैं अपने सब्जेक्ट को। बेटा समझ में आ गया ना? गुड इवनिंग मोनिका, गुड इवनिंग दिव्या, गुड इवनिंग अंजलि। बिल्कुल शुरुआत करें अपने सब्जेक्ट की। मैं आता हूं उसी शब्द से, चालू करेंगे वहीं से। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन क्या है, क्यों जरूरी है हमारे लिए ट्रांसपोर्टेशन, इसको पढ़ना क्यों जरूरी, क्यों इसको बेटर डेवलप करना जरूरी है, और इसकी डेवलपमेंट से फायदा क्या मिलेगा? अरे बेटा फायदा नहीं होगा तो हम तो पानी भी नहीं पिए, कुछ काम से फायदा नहीं हो। बिल्कुल डिटेल में होगा सचिन, पूरा सब्जेक्ट खोल के रख देंगे, जितने भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट को ऊपर ऊपर से ऐसा नहीं करना है बेटा, इतना डिटेल में पढ़ना कि यहां छप जाए। यहां छप गया तो उसको रिकॉल करना मुश्किल नहीं होगा, उसको रिकॉल करना मुश्किल नहीं होगा, चाहे एग्जाम अभी हो, चाहे 6 महीने बाद हो, चाहे 1 साल बाद हो, अपने सब्जेक्ट को यहाँ पे छापो। देखो कॉपी में छापने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, आपने कॉपी में बहुत कुछ लिख लिया, लेकिन अगर आप उसको रिमेंबर नहीं कर पा रहे हैं तो उससे आप उसका बेनिफिट नहीं उठा पाएंगे। बेनिफिट उठाना है तो बेहतर रहेगा कि भैया आप जो सब्जेक्ट को है डिटेल में, पहली बात आपको अच्छे से समझाया जाए, दूसरी बात आप उसमें 100% कंसंट्रेशन के साथ उसको समझने की कोशिश कीजिए। जितना अच्छा समझेंगे उतना जल्दी उसको रिकॉल भी कर पाएंगे। क्लियर है ना? बढ़िया। चलो आते हैं भाई अपने उसी शब्द पर फिर से। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन? क्या होता है भैया? कमेंट करके बताइए, कमेंट करके बताइए ट्रांसपोर्टेशन क्या है। फिर बात करते हैं भैया ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग की। कहां गया? आओ बोलो क्या है ट्रांसपोर्टेशन। डियर, अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन को एक सिंपल से 2-3 शब्दों में बोलना चाहूं ना, तो इट इज व्हाट? इट इज प्रोसेस ऑफ कन्वेयंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अरे सिंपल सी बात है क्या? एक जगह से दूसरे जगह जाने का सहूलियत प्रदान करता है भाई। इट इज द मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन टू प्लेसेस, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ट्रेवल बाय रोड, वाटर, ट्रेन। बिल्कुल सही बात है। एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो चीज हमको सहूलियत प्रदान करे वही मेरा ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। एक अगर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को मुझे डिफाइन करना है तो मैं सिंपली कह सकता हूं सर, एक जगह से दूसरी जगह जाने में जो भी चीज मुझे सहूलियत प्रदान करे, Whatever भी द मैटर, कुछ भी तरीका हो सकता है, चाहे मैं हवा की मदद से जाऊं, चाहे पानी में जाऊं, चाहे जमीन के अंदर खोद के जाऊं, चाहे जमीन के ऊपर चल के जाऊं, तो सभी ट्रांसपोर्टेशन है मेरे लिए। ट्रांसपोर्टेशन इज एनी मीडियम दैट प्रोसेस ऑफ कन्वेयंस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने की सहूलियत प्रदान करे, उसी चीज को आप एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क कहते हैं। बहुत सारे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपने सुने होंगे, आपने बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क सुने होंगे। उनका फायदा क्या है? सर पहला फायदा, अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द बेनिफिट्स कि क्या फायदे हैं एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क के,
क्यों चाहिए हमको, क्यों इनको डेवलप करना है, क्यों हम इतनी मेहनत करते हैं, क्यों नितिन गडकरी जी बार बार आके बोलते हैं इतना रोड और बनाएंगे, इतना रेलवे लाइन और बिछाएंगे, क्या चाहिए इन सबको, क्यों बनानी है और रोड्स, जो बनी है काफी नहीं है क्या, क्यों हमारी जरूरत बढ़ती है रोड्स की। सर जितना ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, मैं तो कहता हूं सर, चाय पीते हो रोज सुबह चाय पीते हो, क्या तुम्हारे घर के आसपास चाय के बागान है, कि गली से बाहर निकलते हो चाय का बागान हो तो चाय की पत्ती तोड़ के लाते हो, उसको पानी में डालते हो, उबालते हो और दूध मिला के पी जाते हो, ऐसा थोड़ी होता है। चाय कहाँ उगरी सर, असम में, दार्जिलिंग में, ऐसे बहुत सारे अलग अलग जगह। सर मैं तो सीलोन टी पीता हूँ, श्रीलंका से आती है मेरी चाय, तो बहुत सारी अलग अलग जगह पर बागान है। लेकिन अगर वो मान लीजिए कोई रोड नहीं, कोई रेलवे नहीं, कोई एयरप्लेन्स नहीं, अगर ये सब नहीं होगा तो क्या वो चाय तुम्हारे घर के आसपास पहुंच पाएगी कभी, आसपास की दुकान पे वो चाय का पैकेट आ पाएगा, और नहीं आ पाएगा तो पियोगे कैसे, पियोगे नहीं तो यहां बैठोगे कैसे। सही बात है, इट हेल्प्स इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो देखो अगर इजीली वो चाय एक प्लेस से दूसरी प्लेस आ पा रही है, तभी तो तुम पी पा रहे हो, उसके लिए मुझे कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो चाहिएगा ना, कोई ना कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मुझे चाहिएगा, कि भैया उस चाय को मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह ला सकूं। और बेटा बात केवल चाय की तो नहीं है, बात हजारों चीजों की है, बात तुम्हारे तुम्हारे एग्जाम सेंटर तक पहुंचने की है, तुम्हारे घर से निकल के ऑफिस पहुंचने तक की है, बात है एक कंट्री का मटेरियल दूसरे कंट्री को एक्सपोर्ट करना या इंपोर्ट करने की। तो बहुत सारे अलग अलग जरूरतें हमारी हो सकती है जिसके लिए हमको ये ट्रांसपोर्टेशन चाहिएगा। तो बेसिकली ट्रांसपोर्टेशन का सबसे पहला बेनिफिट अगर मैं बोलना चाहूं तो पहली बात, अगर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपका अच्छा होगा तो मैं कह सकता हूं आपको इजीली आप कन्वे कर पाएंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। पहला फायदा अगर मैं गिनना चाहूं तो इजी कन्वेयंस from one place to another, from one place to of any individual और गुड्स, चाहे कोई मटेरियल हो चाहे कोई इंसान हो, एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली वो कम्युनिकेट कर सकता है, एक जगह से दूसरी जगह तो इजीली अपने आप को पहुंचा सकता है। दूसरा फायदा सर, अगर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क अच्छा होता है ना तो इट हेल्प्स इन सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। एक कंट्री का सोशल लेवल और उसका इकोनॉमिक लेवल भी ये ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बेहतर कर देते हैं। अरे सर कैसे करते हैं, देखो सिंपल सी बात है, अगर वो चाय की पत्ती तुम्हारे यहां तक मान लो 2 दिन ट्रेवल करके पहुंच पा रही है तो हो सकता है उस पर एमआरपी लिखी हो सर 500 रुपए किलो, 500 रुपीज पर किलोग्राम। लेकिन वहीं पर वो चाय की पत्ती अगर 6 दिन से पहुंचेगी ना, अगर उसको मान लो तुम्हारा रोड नेटवर्क खराब हो गया, जिस रोड के थ्रू वो जिस नेशनल हाईवेज एक्सप्रेसवेज के थ्रू तुम्हारे सिटी तक पहुंच रही है वो नेटवर्क मान लेते खराब हो गया, फिर से हम पहुंच गए मान लो 1940 में 1930 में, कोई रोड्स नहीं है। अब इमेजिन करो अगर वो चाय तुम्हारे पास 10 दिन चल के आएगी, 10 दिन अगर वो ट्रक कवर करके आएगा तो क्या उस चाय में जो कॉस्ट है ट्रांसपोर्टेशन की क्या वो बढ़ नहीं जाएगी, और अगर वो बढ़ जाएगी तो क्या तुमको इस 500 रुपए किलो में मिलेगी क्या, तुमको ज्यादा पे करना पड़ेगा इससे। तुमको हो सकता है वही चाय सेम मटेरियल हो सकता है 700 to 800 रुपीज पे करने पड़ जाए उसके लिए। जो चीज आपको सस्ती मिल रही थी वो चीज ऑटोमेटिकली महंगी हो गई, क्यों महंगी हो गई, क्योंकि प्रॉपरली वो जो है ट्रेवल नहीं कर पाई, उसके ट्रेवलिंग में उसको टाइम ज्यादा लग गया, और टाइम ज्यादा लग गया तो उस पर कॉस्ट ज्यादा लग गई, कॉस्ट ज्यादा लग गई तो तुम्हारा कॉस्ट टू पर्सन इंडिविजुअल बढ़ गई। यानी अगर एक सोसाइटी में कोई भी एक चीज, अब ये कॉस्ट क्या कृत्रिम रूप से आई है बेटा, आर्टिफिशियली जो कॉस्ट है वो इंक्रीज हो गई है, और वो इंक्रीज हुए तो तुम्हारा तो नुकसान ही हुआ ना, तुम्हारा को फायदा थोड़ी हुआ। तो अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बेहतर रखता हूं, अगर मेरे पास एक बेहतर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होता है तो मेरे को इकोनॉमी की ग्रोथ होती है, जो लोग हैं उनको कम पैसा देना पड़ेगा उस चीज का। रीजन क्या है, आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क बेहतर, तो इसी वजह से ना रोज वो आकर बोलते रहते हैं कि भैया और रोड बनाएंगे, इस साल इतने किलोमीटर रोड बनेगी, अगले साल अगले 20 साल में हम इतना किलोमीटर का रोड बना देंगे, हम इतने हाईवेज को एक्सप्रेसवे में कन्वर्ट कर देंगे, पहुंचेंगे सब, इन सब रोड्स के बारे में बात करेंगे, क्या है एनएच, क्या है एसएच, क्या है आपके पास एक्सप्रेसवे, सब चीजों की बात होगी बिल्कुल डिटेल में। तो चिंता मत करो, चिंता मत करो, ठीक है ना।
कहने का मतलब आपके पास सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है कंट्री की अगर एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क आपको मिलता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हेल्प्स इन, इट ऑल्सो हेल्प्स, तीसरा फायदा, इट ऑल्सो हेल्प्स इन बेटर डिफेंस कैपेबिलिटी ऑफ अ नेशन। एक देश की जो भी खुद को डिफेंड करने की जो क्षमता है उसको भी बढ़ाता है। प्रैक्टिकली अगर रोड नेटवर्क अच्छा होगा तो आप बहुत सारी अलग अलग जगह हमारी जो टेरिटोरियल आर्मी है, जो नेवी है, जो आपकी एयरफोर्स है, वो उतने बेहतर तरीके से और जल्दी फास्ट वे में पहुंच सकती है। और अगर वो फास्ट वे में पहुंचेगी तो उसका रेस्पॉन्स भी अच्छा होगा। कहने का मतलब अगेन जो आपकी आपके डिफेंस सर्विसेज है उन सबको भी बेटर तरीके से रोड्स वगैरह अगर मिलती है, प्रॉपर तरीके से अगर सीवेज मिलते हैं, प्रॉपर अगर एयर चैनल्स मिलते हैं, अगेन उनका भी ग्रोथ बेहतर रहता है और वो बेहतर तरीके से आपको डिफेंड कर सकते हैं। तो ठीक है, तो देश के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है एक अच्छे ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का होना। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। क्यों जरूरी है आपका एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क, इसके बारे में हमने बातचीत करी। इज इट क्लियर टू यू ऑल? बिल्कुल क्लियर है। तो सोसाइटी की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्या हो, बेहतर ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होना चाहिए। क्लियर है ना? चले आगे, चले आगे, बिल्कुल। चलो लेट अस मूव फॉरवर्ड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। अब बात करते हैं भैया कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क होते हैं। अभी तुमने बात की जरूरत क्या थी इस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क की, अब बात करेंगे कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क है हमारे पास। बोलो कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क से आप ट्रेवल किए हो, बोलो। अगर मैं बात करता हूं टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स की, कमेंट करो भाई फटाफट। कौन कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क्स हो सकते हैं, फिर एक एक करके इनको कंपेयर भी करके देखेंगे कि भैया तुम्हारे लिए बेहतर कौन सा है, कब कौन सा काम ज्यादा आता है। रोड, रेलवे, बिल्कुल सचिन सही जा रहे हो। और बताओ, हवाई जहाज, एयरवेज, और बताइए सर, पानी के जहाज, वाटरवेज, बोलो। और सर तुम्हारे घर के बाहर जो पाइप लगी है, घर में जो पानी आ रहा है तुम्हारे नल में, अभी तक सर रोड और वाटर ही किए हैं, जॉब के बाद सर एयर वाले से करेंगे। बिल्कुल, जॉब के बाद, देखो सही कह रहा है राहुल, अपनी जॉब लेगा ना उसके बाद में ये प्लेन से भी ट्रैवल करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। रेलवेज, रोड, एयर, वाटरवेज, बिल्कुल। उसके अलावा बेटा घर में जो पाइपलाइन है पानी पहुंचा रही है एक जगह से दूसरी जगह तक? घर में जो पाइपलाइन लगी हुई है ना तुम्हारे नल तक जो पानी लेकर आ रही है, वो भी तो है। अच्छा कहीं हिल सिटी पे जाते हो, वैष्णो देवी जाते हो, तो वहां पर केबल कार्स लगी होती है, वो केबल पर ने एक डब्बा लगा के रखा होता है जिसमें नीचे से ऊपर तक वो ट्रेवल करवाता है हमको। तो क्या वो एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क नहीं है? कोई भी ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क क्या हो गया, एक जगह से दूसरी जगह तक आपको पहुंचा दे, बस यही तो होता है एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क। तो कोई भी ऐसा कन्वेंस का जो मीडियम जो आपको एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करवा दे। अरे जरूर थोड़ी इंसान ट्रेवल करे उसके अंदर, उसके अंदर कोई मटेरियल भी ट्रेवल कर सकता है। जो आपका पाइपलाइन नेटवर्क हो गया, ये क्या है, ये भी तो एक कन्वेंस ही है। अच्छा कभी एयरपोर्ट गए हो तो वहां पर तुमने कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, कभी एयरपोर्ट गए हो तो वहां पर कन्वेयर बेल्ट देखे होंगे, बैग आता है उसके ऊपर, तुम्हारा टीचर रखी होती है उसके ऊपर, तुम जो अपने ट्रॉली बैग्स लेके चलते हो वो उसके ऊपर ऐसा तुम्हारे यहाँ तक ट्रेवल करती हुई आती है। वो क्या है, कन्वेयर बेल्ट क्या है, आप ये भी मशीनरी रूप के अंदर क्या है, एक ट्रांसपोर्टेशन मीडियम है। बिल्कुल है, ठीक है। उसी के साथ साथ अगर कोई बोलता है सर अभी ना बात चल रही है वो आपके हाइपर लूप की, सुना है ना सबने हाइपर लूप, कि सर ऐसा मैग्नेटिक लेविटेशन की मदद से हम जो है ट्रेन चलाएंगे, मैगलेव ट्रेन होगी हाइपर लूप्स के अंदर। वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क हो गया। ठीक है, अब कोई बोलता है एलिवेटर, सर मेरी बिल्डिंग में लिफ्ट लगी है, ऊंची है बिल्डिंग, लिफ्ट तेरी बंद है। तो अगर लिफ्ट लगी वो भी क्या है, एक लेवल से दूसरे लेवल तक पहुंचाई रही है ना तुमको, ग्राउंड फ्लोर से सिक्स्थ फ्लोर पे, सिक्स्थ फ्लोर से ट्वेल्थ फ्लोर पे, ट्वेल्थ फ्लोर से वापस जमीन के ऊपर। तो वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से हम घिरे हुए हैं, हम बहुत सारे ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से घिरे हुए हैं। यानी कहने का मतलब अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स को क्लासिफाई करना चाहूं ना तो मैं इसको ब्रॉडली दो क्लासेस में क्लासिफाई करना चाहूंगा। अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स को क्लासिफाई करना चाहूं तो मैं इसको ब्रॉडली दो अलग अलग क्लासेस में तोड़ना चाहूंगा सर। एक होते हैं मेरे पास मेजर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स, मेजर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम,
और एक को मैं नाम देना चाहूंगा माइनर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। तो देखो मेजर और माइनर मैंने किस हिसाब से काम दिया, नाम कैसे दिया है, ऑन विच बेस आई एम सेइंग इट इज अ मेजर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम और माइनर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। मैं केवल इस बेस पे बात कर रहा हूं, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ऑन द बेसिस ऑफ यूजेबिलिटी, कि कितना लोग कितना मटेरियल उसको यूज कर पा रहा है, उस बेसिस पे मैं बात कर रहा हूं कि भैया उसकी यूजेबिलिटी के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि मैं ट्रांसपोर्टेशन मीडियम को दो केसेस में जो है तोड़ सकता हूं। मेजर कहने का मतलब क्या हो गया, जिसको हम बहुत ही धड़ल्ले से बहुत मेजरली हम यूज कर रहे हैं। सर कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स है जिनको हम मेजरली यूज करते हैं? सर हम यूज करते हैं आपके पास वाटरवेज, हम यूज करते हैं वाटरवेज को, पानी के थ्रू ट्रेवल, सबने नाव वगैरह सुन रखा होगा ना, नाव चलाते हैं, बड़े बड़े वो जहाज होते हैं पानी में तैरते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा दूसरा सर एयरवेज, हवा में हवाई जहाज के थ्रू ट्रेवल, बिल्कुल ठीक है। तीसरा होता है आपके लैंड वेज, यानी जमीन के ऊपर, इसको आप जनरली लैंड वेज या फिर रोड वेज भी कहते हैं, ठीक है। अब इस लैंड वेज को मैं दो अलग अलग टुकड़ों में तोड़ देता हूं। सर लैंड के ऊपर चलने वाले आपके पास दो टाइप के आपके पास वेज हो सकते हैं। एक हो सकता है सर रोडवेज, जिसमें हम रोड्स का या फिर हाईवे का यूज करते हुए रोडवेज, या जिसको आप कॉमनली हाईवे भी कहते हैं। और दूसरा आपके पास रेलवेज, दूसरा आपके पास रेलवेज। तो जो लैंड मीडियम को यूज करते हुए हमारे पास तरीके हैं ना, वो दो है, या तो हम रोडवेज या हाईवेज कहते हैं उसको, या फिर हम रेलवेज यूज करते हैं, ठीक है। इसके अलावा भी है सर, मेट्रो भी तो होता है। क्या मेट्रो में उतनी जनता ट्रेवल करती है जितनी रेलवे में या फिर हाईवे पर या एयरवे में या फिर वाटरवे में ट्रेवल कर रही है? सर मेट्रो लिमिटेड सिटीज के अंदर भारत में कितना 15-20 शहर गिना दोगे जहां मेट्रो है, उसमें कितना लोग डेली ट्रेवल करते हैं? वहीं पे कंपेयर करो इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ या इसके साथ, कोई कंपैरिजन नहीं है। देयर इज नो कंपैरिजन। रीजन क्या भैया, यहां पर लाखों लोग करोड़ों लोग डेली ट्रेवल कर रहे हैं, तो जितनी यूजेबिलिटी है ना उसके बेसिस पर अपन इसको जो है बेसिकली तोड़ रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कहीं से इंफीरियर है, हो सकता है इनसे बेटर क्वालिटी भी हो, लेकिन क्योंकि ज्यादा लोग यूज कर रहे हैं इसलिए मैं इसको मेजर ट्रांसपोर्ट मीडियम कह रहा हूं। अगर मैं बात करूं माइनर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम की, इफ आई टॉक अबाउट माइनर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम, कौन कौन से सुझा सकते हो सर? सबसे पहला तो यही मेट्रो ट्रैम लाइंस, मेट्रो ट्रैम्स, ये सब हो गए। सर मेरे पास केबल कार्स हो गई, केबल कार्स, ठीक है, तो केबल बेस का जो यूज करते हैं आप, ठीक है। उसके अलावा सर कन्वेयर बेल्ट्स, कन्वेयर बेल्ट्स, एलिवेटर्स, हाइपरलूप, ठीक है। ये सब क्या है? अभी को बोलेगा सर इसके अंदर वो भी ले लो, कौन सा, बुलेट ट्रेन जो आपकी होती है वो भी डाल दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। बुलेट ट्रेन भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी जो मर्जी है वो डाल दो इसके अंदर। ये सब के सब ट्रांसपोर्टेशन मीडियम ही तो है, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचवा रहे हैं तुमको, बस इनको कम लोग कंपैरेटिवली इनकी तुलना में इनको कम लोग यूज करते हैं, इसलिए इनको माइनर कह रहे हैं। मेजर माइनर में कुछ नहीं है, जितने डेली यूजर्स है उसके बेसिस पर आपने बोला। लिफ्ट बिल्कुल, एलिवेटर बोला ना आपने, एलिवेटर डाला, एलिवेटर कह दो या इसको लिफ्ट कह दो, एक ही बात है, एक ही बात है। लिफ्ट कह दो, एलिवेटर बोलो, लिफ्ट ले लो, एक ही बात है। बिल्कुल अनिमेश, सही है, सही है ना। तो ये अपने जनरली अगर मेरे को ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स को तोड़ना हो तो मैं जनरली दो कैटेगरीज में तोड़ सकता हूं, माइनर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम या मेजर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम। देखो ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम इन माइनर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स को डिस्कस नहीं करेंगे, हम मेजरली डिस्कस करेंगे इसके अंदर एयरवेज को और लैंडवेज को। ये जो आपके लैंडवेज है या जिसको आप कॉमनली रोडवेज भी कहते हो, तो भैया रोडवेज रेलवेज दोनों अलग अलग शब्द हो गए। रोड में आप एक कृत्रिम रूप से एक ऐसा रास्ता बनाते हो जिसको यूज करते हुए हम ट्रेवल कर सकते हैं। रेलवेज में हम जनरली क्या करते हैं, मेटल की लाइंस बिछाते हैं जिनके ऊपर जनरली, जिनको आप रेल पटरी कहते हो, उस पटरी को बिछाते हैं, उसके ऊपर हमारी ट्रेन चलती है। तो रेलवेज या रोडवेज दो तरीके हो गए आपके पास।
एक एयरवेज हो गया, एक वाटरवेज हो गया। वाटरवेज को हम स्टडी नहीं करते, रीजन क्या है, हमारे एक तो पहली बात सिलेबस में नहीं है, पहली बात सिलेबस में नहीं, दूसरा उसके अंदर जो प्रैक्टिकली इंजीनियरिंग जाती है वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाती है, उसको आपके जो शिप है या फिर जो आपका जो नौका है उसको डिजाइन करने में जनरली मैकेनिकल इंजीनियरिंग जाती है। इसमें कोई रास्ता बनाना नहीं, कुछ मेहनत करनी नहीं है, तो हमारे सिविल के लिहाज से इसमें कुछ बहुत ज्यादा इसमें फैक्टर्स होते नहीं है, ठीक है। तो हम इसको स्टडी नहीं करते वाटरवेज को, हम स्टडी करेंगे जनरली इन 3 कंपोनेंट्स के बारे में। हम बात करेंगे एयरवेज की, हम बात करेंगे आपके पास रोडवेज की, हम बात करेंगे रेलवेज की। तो यही हमारा सब्जेक्ट रहने वाला पूरा ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। इस ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में हम इन 3 अलग अलग फैक्टर्स पे बातचीत करने वाले। क्लियर है ना दोस्त, क्लियर है? चलें आगे, बोलो। नोट हो गया होगा ना? नोट हो गया हो तो आगे चलते हैं, बोलो। क्लियर है? चलो चलो चलो, कंपेयर करते हैं अपने इन मेजर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स को। हम कंपेयर करते हैं, काम करते हैं, इन सारे जो ट्रांसपोर्टेशन मीडियम से इनको कंपेयर करते हैं, एक एक करके इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक बातें नोट डाउन कर लेते हैं अपन, ठीक है। तो इन स्पेसिफिक बातों के बेसिस पे हम बातचीत करेंगे। अगर मैं इनको कंपेयर करना चाहूं, अगर मैं कर रहा हूं कंपैरिजन ऑफ मेजर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स, मैं कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, एक एक करके सबको कंपेयर करते हैं अपन, ओके। चलो, सबसे पहले मैं 2 इंडेक्स ले रहा हूं जिसके बेसिस पे मेरे को कंपैरिजन करनी है। आई एम टेकिंग 2 डिफरेंट इंडेक्सेस। अगर मैं बात करता हूं पहला इंडेक्स, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइम टेकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट के दौरान में जितना टाइम लगता है, मुझे एक बात बताओ, अपने पास 4 पैरामीटर्स, अपन 4 पैरामीटर्स को डिस्कस करना है मुझे, एयरवेज को, वाटरवेज को, रेलवेज को और हाईवे या हाईवेज को। सबसे कम टाइम किसमें लगेगा? मुझे एक जगह से दूसरी जगह जाना है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट मुझे ट्रेवल करना है। सबसे कम टाइम किसमें लगेगा और सबसे ज्यादा टाइम किसमें लगेगा? बोलो बोलो। मैकेनिकल बैच की डिटेल, बेटा मैकेनिकल की क्लास पैरेलल चल तो रही है डियर। ये सिविल इंजीनियरिंग में अपन बातचीत कर रहे हैं, अपन हाईवेज की ट्रांसपोर्टेशन अपन पढ़ रहे हैं डियर। मैकेनिकल का जो क्लास है आपका, इंडस्ट्रियल का क्लास ऑलरेडी लाइव है यूट्यूब पर, वापस से रीलोड करिए इजी प्रेप के चैनल को, आपको दिखेगा इंडस्ट्रियल विनय सर क्लास ले रहे हैं, तो उसको चेकआउट करिए। उसमें मैकेनिकल में धड़ल्ले से वो भी धागे खोल रहे हैं जबरदस्त। मिनिमम लगेगा, हाँ बेटा क्या कह रहे हो, एयरवेज, एयरवेज, रेलवे, हाईवे, वाटर, एयरवेज में कम, लेस टाइम, ज्यादा, बिल्कुल सब सब सही जा रहा है बिल्कुल। देखो सबसे कम टाइम किसमें लगने वाला है? सबसे लीस्ट टाइम आपको लगेगा, सबसे कम टाइम लगेगा किसमें? एयरवेज में। बेटा सबसे जल्दी पहुंच सकते हो, अगर तुमको कश्मीर से कन्याकुमारी जाना है तो फ्लाइट तो बड़ी जल्दी पहुंचा देगी। फ्लाइट हो सकता है आपके पास, मेरे को पता नहीं है भी ये नहीं है फ्लाइट, लेकिन नॉट मोर देन 6 to 7 आवर्स, उतने में तो तुमको चाइना पहुंचा देगा ये, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या है, इतने घंटे पहुंच जाओगे। लेकिन कश्मीर से कन्याकुमारी ट्रेन में जाके देखो, रोड पर जाके देखो, दिन लग जाएंगे। तो सबसे कम टाइम लगेगा आपको एयरवेज में, ठीक है, एयरवेज में मिनिमम टाइम लगेगा। और अगर मैं सबसे स्लोएस्ट ट्रांसपोर्ट की बात करूं, मोस्ट, अगर मेरे को टाइम ज्यादा लगेगा, यानी अगर मैं बात करूं लीस्ट टाइम की, तो मैं बात कर रहा हूं फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, सबसे तेज मोड में कौन सा हो सकता है। अगर मैं बात कर रहा हूं स्लोएस्ट की, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला, वो कौन सा है? वाटरवेज, बोलो। वाटरवेज में सबसे ज्यादा टाइम लगेगा। मैक्सिमम टाइम किस में लगेगा आपको? पानी में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। रीजन क्या है? रीजन क्या है, क्यों लगता है पानी में टाइम ज्यादा? बोलो। वाटरवे में टाइम सबसे ज्यादा क्यों लगता है? शिप स्लो होता है, शिप में इंजन बड़ा लगा दो। कोई नहीं बोलेगा सर शिप स्लो होता है। शिप में बहुत पावरफुल इंजन होता है।
तो इतना स्लो क्यों होता है? अच्छा चलो, ये तो समझ में आया मुझे, सबसे फास्ट हो गया मेरे पास। अगर मैं यहां से, अच्छा आपका रेलवेज और आपका, अगर मैं बात करता हूं, मैं क्या कंपेयर कर सकता हूं क्या रेलवे को और हाईवे को? बोलो, टाइम किस में कम या ज्यादा लगेगा? बोलो, टाइम किस में कम या ज्यादा लगेगा? बोलो, रेलवे और हाईवे में कंपैरिजन कर सकता हूं क्या मैं? बोलो, और कर सकता हूं तो किस में टाइम कम लगेगा? रेलवे में कम लगेगा। क्या बोल रहे हो राहुल? रेलवे में कम लगेगा ना? ओके, और बताइए, और बताओ भाई। रेलवे में कम लगेगा, अच्छा। सर ये पॉइंट है मेरे पास, मान लीजिए जयपुर, ये है मान लो मेरे पास पुणे, ठीक है? ये पॉइंट है मेरे पास जयपुर, ये पॉइंट है पुणे। जयपुर से पुणे के बीच में जो रोड बन रखी है वो कुछ ऐसी बन रखी है। दिस इज द रोड, ये रोड है आपके पास, ठीक है? और यहीं पे रेलवे लाइन जो बनी हुई है वो कुछ ऐसे बनी हुई है। दिस इज योर रेलवे लाइन। बोलो, अब तो कम टाइम लगेगा रोड पे, डिस्टेंस कम है, जल्दी पहुंच सकते हैं सर रोड से, रोड के थ्रू जल्दी पहुंच जाऊंगा। बोलो, रोड में कम लगेगा, कोई बात नहीं। सर रोड ये वाली ना खराब पड़ी है, रोड अब कुछ ऐसा है जो जयपुर से पुणे के बीच में। अब बोलो, डिपेंड करेगा रूट पर, बिल्कुल सही पकड़ा है सचिन, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सचिन बोल रहा है सर आप रोडवेज में रेलवेज में कंपेयर कैसे कर सकते हो जब आपको यही नहीं पता हो रोडवेज और रेलवेज की लेंथ क्या है? हो सकता है रेलवे लाइन, देखो इन दोनों को जब बनाने का तरीका होता ना, तो हम मिनिमम डिस्टेंस पे नहीं बनाते, हम बनाते हैं इस तरीके से मैक्सिमम लोग उसको यूज कर पाए। तो आसपास के गांव देहात जो भी आसपास होंगे, हो सकता है वो स्ट्रेट रूट पे गांव नहीं हो सकता है यहाँ पर कोई गांव था, उसको अगर मेरे को समेटना था तो हो सकता है मैंने रेलवे लाइन यूं बिछाई हो। तो जरूर थोड़ी है, वो डिपेंड करता है वो रोड और रेलवे लाइन की लेंथ कितनी होगी। तो हम प्रैक्टिकली कंपेयर कर ही नहीं सकते जब तक मुझे इनकी लेंथ पता नहीं हो। हाँ, ये जरूर कह सकता हूं भैया एयरवेज में सबसे कम टाइम लगेगा और सबसे ज्यादा वाटरवेज में लगेगा। सबसे ज्यादा टाइम वाटरवेज में लगेगा, क्योंकि वहां पर आपके पास जो हिंड्रेंस है, पहली बात तो कोई फिक्स पाथवे नहीं होता है। अब पानी में ऐसा थोड़ी ना कि ऐसा एकदम सीधा डायरेक्शन में कोई चलता जाएगा। आप पानी में जो डायरेक्शन लेते हो वो वेवर्ड, आपके पास धरती भी गोल है तो आपके पास कोई फिक्स्ड स्ट्रेट पाथ नहीं होता। कभी भी रेलवे लाइंस का पाथ देखना, तुमको हमेशा कर्व्ड पाथ देखने को मिलेंगे जो इनके फ्लाइट के रूट्स होते हैं ना। तो धरती क्योंकि गोल है, तो इनके पाथवेज भी कर्व्ड होते हैं। तो ऐसा ही कुछ रेलवे में आपके पास वाटरवेज में भी देखने को मिलता है। इस वजह से मैं वाटरवेज और एयरवेज में तो कंपेयर कर सकता हूं कि एयरवेज सबसे फास्टेस्ट वे हो गया, वाटरवेज सबसे स्लोएस्ट हो गया, लेकिन रेलवेज और आपके पास जो रोडवेज है उनमें मैं ये नहीं कह सकता कि भैया कौन सा टाइम कम लेगा। तो सबसे स्लोएस्ट कौन सा हो गया आपके पास? सबसे स्लोएस्ट हो गया आपके पास वाटरवेज, ठीक है? इससे फास्ट हो गया आपके पास या तो रोडवे और रेलवे, दोनों लिख देता हूं मैं, रोडवे या हाईवे, हाईवे एंड रेलवे, दोनों इंटरचेंज हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। और सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होगा आपके पास एयरवेज, ठीक है? तो रोडवेज रेलवेज में हम कह नहीं सकते। सर प्लीज श्याम, अरे श्याम इग्नोर कहाँ कर रहे हैं तुमको बेटा, इतने कमेंट के बीच में कोई मिस हो गया होगा। नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बेटा इग्नोर नहीं कर रहे हैं, कभी कभी कमेंट के बीच में ना गायब हो जाता है, ध्यान नहीं पड़ता है, ध्यान नहीं पड़ता है, ठीक है ना? ठीक है, एयरवेज इज बेस्ट फॉर हिली एरियाज, बिल्कुल यस, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो यहां से ना अब देखो क्वेश्चंस किस किस टाइप के मिलते हैं तुमको एग्जाम में, 3 टाइप के सवाल मिलेंगे। पहला सवाल मिलेगा तुमको ट्रांसपोर्टेशन से जो होगा डेटा बेस्ड। तो डेटा के लिए मैं फिर से तुमको बताता हूं, डेटा के लिए कोई भी फिक्स्ड नहीं है, डेटा कहां से उठ के आएगा, जो कॉमनली बार बार पूछे जाते हैं ना वो डेटा। बिल्कुल, जय हो, ब्रोकन हार्ट, बेटा दिल जोड़ ले हाथों हाथ, टूटे दिल से काम नहीं चलेगा, ठीक है? कहने का मतलब अगर मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस की बात करता हूं, तो इसमें 3 टाइप्स आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। या तो मिल सकता है आपको स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो कि थ्योरी पर होंगे, ये चीजें हम इजीली कवर कर सकते हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होता है कंसेप्ट पर, तो स्टेटमेंट पढ़ा, कंसेप्ट याद है, उसको सोचा, आंसर लगा दिया, बात खत्म। एक क्वेश्चन होता है सर, होता है न्यूमेरिकल बेस्ड। न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चन के अंदर डेटा डाला, आंसर निकाला, चिपका दिया, खत्म। तीसरे टाइप के क्वेश्चन होता है सर आपके डेटा बेस्ड क्वेश्चन,
और ये डेटाबेस क्वेश्चंस के अंदर हमेशा याद रखना है हाईवे, क्योंकि हाईवे की एक डेटा बुक है, हाईवे की डेटा बुक है, करीब 950 पन्नों की है, ठीक है। और हर पन्ने पे कोई भगवान का नाम नहीं लिख रखा है, उस पे बहुत सारा डेटा है। तो प्रैक्टिकली अनगिनत डेटा है जो आपसे पूछे जा सकते हैं, लेकिन अनगिनत डेटा को रटने के चक्कर में टाइम थोड़ी ना खराब करेंगे। तो दोस्त आप सभी के लिए मैंने थोड़ा सा काम इजी कर दिया है। अपने पास एक पूरा हाईवे का हैंडबुक मैंने डिजाइन किया है, ठीक है। इस हैंडबुक के अंदर आपके पास जितने अलग अलग डेटा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको मैंने एक पीडीएफ फॉर्म में जो है कंपाइल कर दिया, ठीक है। अगेन कहां से मिलेगी, कहां से मिलेगी सर? एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिन जिन लोगों के पास टेलीग्राम है वो टेलीग्राम पर एक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, इंजीनियर अंडरस्कोर आर्मी। और इस ग्रुप के अंदर आपको पिंड मैसेज के अंदर आपको एक पीडीएफ मिलेगा जिसमें हाईवे का डेटा मैंने कंपाइल करके रखा है। तो जो डेटा बार बार अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है उसको मैंने सबको कंपाइल करके उसमें रखा है। देखो पीडीएफ में, देखो सिंपल सी बात है, 100 पन्ना का नोट्स बना लोगे ना, एक डेटा ढूंढने की तुम्हारे में हिम्मत भी ना हो पाएगी। अगर 10 महीने बाद कोई क्वेश्चन मिला, बेटा किंग विंग नहीं, हम तुम्हारे सेवक है, बिल्कुल तुम हुक्म करते जाओ, हम बताते जाएंगे, ठीक है। तो ठीक है, बिल्कुल। तो अपन मस्ती से पढ़ेंगे, बढ़िया तरीके से डिटेल में पढ़ेंगे। कहीं भी डाउट आए हाथों हाथ यहीं पे क्लियर करो, कोई डाउट घर लेके नहीं जाने का है। कल की तारीख में तुम्हारे पास डाउट नहीं हो, यही अपनी अपेक्षा है। तो कोशिश करेंगे जितना डाउट हो सकता है यहीं पे क्लियर कर ले सारी बातचीत। और यहाँ पे रजिस्टर करते रहो, नोट्स में रहेगा अच्छी बात है, बाद में रिफर कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जितना रहेगा उतना तुम काम अच्छे से ले पाओगे, ठीक है। तो तुम्हारा जो डेटा बुक है, हाईवे हैंडबुक है, वो मैंने बना के रखा है। उसको पीडीएफ को तुम इस ग्रुप में ज्वाइन करके इसके पिंड मैसेज में मैंने डाल रखी है, उसको डाउनलोड कर लेना, फोन में रखना, हैंडी रहेगी तो तुम उससे डेटा एक्सट्रैक्ट कर पाओगे। जब भी क्वेश्चन आया उसमें पेज घुमा के देखना, ज्यादा बड़ा नहीं है पीडीएफ, 40-50 पन्नों का है। उसके अंदर आपके पास जितने अलग अलग टाइप के डेटाबेस क्वेश्चन हो सकते हैं उसके लिए बहुत सारा डेटा इसमें इंक्लूड करके डाला गया है, ठीक है। तो उस डेटा को यूज करना और उससे बेहतर तरीके से डेटाबेस को देखो। डेटा को जितनी बार देखोगे उतना याद रहेगा। डेटा को रटने की कोशिश मत करो, जितना रटोगे उतना भूलने का चांस रहेगा। डेटा को मल्टीपल टाइम्स देखो, जितनी बार देखोगे उतना बेहतर तरीके से तुम उसको रिकॉल कर पाओगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ना कैसे पढ़ना है? बड़ा सिंपल तरीका है। अभी दूसरे बेसिस पे बात करता हूं सर, मैं बात कर रहा हूं सर कोस्ट के बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट अगर मैं डिवाइड करना चाहूं, ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट, बताओ सबसे कम पैसा कौन से टाइप के ट्रांसपोर्टेशन में लगेगा? फिर से वही चार चीजें तुम्हारे पास, यही हाईवे, वाटरवे, रेलवेज, एयरवेज। सबसे कम, सस्ता से सस्ता कौन सा है? सबसे सस्ता, वो बात अलग है, हमको सस्ता नहीं सबसे अच्छा चाहिए, लेकिन सबसे सस्ता कौन सा है बोलो? वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज, एक्सपेंसिव एयरवेज है, बिल्कुल। प्रिया तिवारी अपनी जगह सही है कि भैया सस्ते का पता नहीं, महंगा तो एयरवेज होता है, ठीक है। वाटरवेज, देखो एक रीजन है, देखो दो देशों के बीच में जो आदान प्रदान होता है ना, तुम कभी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की गतिविधियां देखोगे तो सबसे ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट ना शिप्स के थ्रू होता है। बड़े बड़े ये शिप लाइंस होते हैं जिनके थ्रू जो बड़े बड़े कंटेनर भर के मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह एक्सपोर्ट किया जाता है। भारत भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है, जैसे आपके स्पाइसेस वगैरह हो गए, ये सब चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो कुछ चीजें हम इंपोर्ट भी करते हैं, कुछ चीजें हम इंपोर्ट भी करते हैं। यस, वाटरवेज इज द मोस्ट चीपेस्ट फॉर्म, बिल्कुल। देखो पानी, पानी जो होता है क्या है? फ्लूइड है। इसके ऊपर कोई भी मटेरियल अगर मैं चलाना चाहूंगा तो क्या पानी उसको जो रोकना चाहेगा वो सबसे कम फोर्स के साथ रोकेगा? रीजन क्या है? पानी में तुम इस तरीके से कोई भी मटेरियल चलाओगे ना, पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, पानी डिस्प्लेस हो जाएगा, अपनी जगह से रिमूव हो जाएगा। तो कोई भी मटेरियल इसके ऊपर इजीली ट्रेवल कर सकता है। तो जो रोकने वाली फोर्स है ना, जो फ्रिक्शन होता है वो मिनिमम लगता है। देयर इज लीस्ट फ्रिक्शन इन वाटर। अरे इससे ज्यादा फ्रिक्शन बहुत सारी चीजों में लगता है, आपके रोडवेज में, रेलवेज में, एयरवेज में, हवा के अंदर। सर बोलेगा सर हवा में कौन रोक रहा है? हवा खुद रोक रही है बेटा। एयरवेज में जो हवा है वो अपोजिट फोर्स डालती है, ड्रैग डालती है। अगर कोई प्लेन मेरे पास ट्रेवल कर रहा है, कोई प्लेन मेरे पास, हॉट डॉग बन गया ना, कोई बात नहीं, प्लेन अगर ट्रेवल कर रहा है तो आसपास की जो हवा होगी ना वो उसको इस तरीके से रोकने की कोशिश करती है, उसको कहते हैं आप एयर ड्रैग। तो हवा भी तो रोकती है,
क्योंकि अपोजिट ट्रेवल कर रहा हो, एक अच्छी खासी स्पीड के साथ ट्रेवल करता है, तो भैया ये अपोजिट फोर्स भी अच्छा लगता है, इसको एयर ड्रैग कहते हो। और कभी ये फोर्सेस अगर अनबैलेंस होती तब उसको आप कहते हो एयरवेज में टर्ब्यूलेंस आ गया। सुना होगा ना, नहीं सुना तो मूवीज में देखना, जैसे प्लेन डोलने लग जाता है हवा के अंदर, तो वो जो उसका मन डोलता है ना प्लेन का, वो इसलिए डोलता है क्योंकि हवा जो है इसका बैलेंस बिगड़ जाता है, और जब इसका बैलेंस बिगड़ता है तो उसको प्लेन का बिगाड़ देती है। ठीक है, तो कहने का मतलब आपके कोई भी दूसरे टाइप का मीडियम की बात करो, उन सभी मीडियम में कुछ ना कुछ अपोजिट फोर्स लगता है जो आपके व्हीकल को मोशन से रोकता है, आपके व्हीकल को मूव करने से रोकता है। रेलवेज के अंदर आपके ट्रैक्स और आपके व्हील्स के बीच में आपके फ्रिक्शन लगेगा, हाईवेज के अंदर आपकी रोड आपके व्हीकल के ऊपर फ्रिक्शन लगाएगी, एयरवेज के अंदर हवा खुद फ्रिक्शन लगाएगी। वाटरवेज में क्या होता है, मिनिमम होता है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन तो तब भी लगता है, पानी भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब एक बड़ा मटेरियल कोई एक शिप अगर उसके ऊपर मूव करता है, वो पानी को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर देता है, तो जब पानी को अपनी जगह से डिस्प्लेस ही कर देगा तो क्या ही फोर्स लगाएगी, बहुत कम फोर्स लगाती है। इसी वजह से ऑन द बेसिस ऑफ कोस्ट अगर मैं बात करूं तो लीस्ट कोस्ट वाला या जो सबसे चीपेस्ट मोड हो गया, लीस्ट कोस्ट आपको मिलता है किसके अंदर, वाटरवेज में। तो सबसे चीपेस्ट कौन सा आपके पास, द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज वाटरवेज, और इसी की वजह से इस वाटरवेज के थ्रू आप इतना क्या करते हो, मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होता है। ज्यादातर देश अपना जो बिजनेस है वो इसी के थ्रू करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। रीजन क्या, सस्ता पड़ता है, सस्ता पड़ता है, तो पर मटेरियल पर किलो पर वेट जो भी अगर आप उसकी कॉस्टिंग निकालोगे वो सबसे कम आउट के आती है। और वहीं पर अगर मोस्ट कॉस्टली अगर मैं पूछूंगा तो, मोस्ट कॉस्टली अगर मैं पूछूंगा तो क्या, यानी जो आपके पास कॉस्टलीएस्ट मोड हो गया सबसे महंगा, तो वो कौन सा हो जाएगा, कॉस्टलीएस्ट कौन सा हो जाएगा, बोलो भाई बोलो, इतना सन्नाटा क्यों है, हाँ बेटा, सबसे कॉस्टली कौन सा हो जाएगा, हवाई मार्ग, एयरवेज, सबसे महंगा यही है बिल्कुल। तो सबसे महंगा आपके पास एयरवेज है, सबसे सस्ता आपके पास वाटरवेज है। वाटरवेज सबसे सस्ता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन सबसे कम होता है, लीस्ट फ्रिक्शन। वाटरवेज सस्ता क्यों है, क्योंकि इसके अंदर फ्रिक्शन क्या है, लीस्ट फ्रिक्शन, सबसे कम फ्रिक्शन लगता है, इस वजह से कॉस्टिंग सबसे डाउन आती है। और एयरवेज सबसे महंगा क्यों है, क्योंकि भैया फ्यूल इज कॉस्टली, जो ईंधन होता है आपके प्लेन के अंदर वो कॉस्टली होता है, उस वजह से एयरवेज सबसे महंगा है। वो सबसे सस्ता क्यों, क्योंकि भैया फ्रिक्शन कम से कम लगती है। अच्छा, अगर मैं सीक्वेंस की बात करता हूं, सबसे कम कॉस्टली कौन सा हो गया आपके पास, वाटरवेज, वाटरवेज, इससे ज्यादा कॉस्टली, बोलो, सबसे ज्यादा कॉस्टली हो गया मेरे पास एयरवेज। अच्छा, कंपेयर करो इसको रेलवे को और हाईवे को, कंपेयर करो रेलवे को और हाईवे को, कौन सा कम कॉस्टली है, कौन सा कम कॉस्टली, मतलब पहले कौन सा, अगर मेरी कॉस्ट इस डायरेक्शन में बढ़ रही है, दिस इज माय इंक्रीजिंग कॉस्ट, तो रेलवेज और हाईवेज में कम कॉस्टली कौन सा है, हाईवे कम कॉस्टली होगा। ओके, सचिन कह रहे हैं हाईवे कम कॉस्टली होगा, और बताइए। अच्छा, हाईवे वाले जो है, हाईवे वाले और कुछ लोग रेलवे वाले भी है, भैया बट गया, यहाँ तो बंटवारा हो चुका है, बोलो। रेलवे कम कॉस्टली है, दिव्या जी कह रही है रेलवे कम कॉस्टली है, प्रिया जी भी कह रही है कम कॉस्टली है रेलवे। सचिन भाई, महिला पक्ष ज्यादा मजबूत हो रहा है, अभी देखो शिवम भी जुड़ गया, अनिमेश तुम्हारे साथ है सचिन, हाईवे ज्यादा है रेलवे से। देखो, अगर हम इनको कंपेयर करें ना, तो फिर से फ्रिक्शन के बेसिस पे कंपेयर करते हैं। एक बात करो, आपका जो गाड़ी है, गाड़ी का टायर जनरली रबर का होता है, जनरली किसका होता है, रबर का। और जो रोड होती है आपके पास, वो या तो तुमने बिटुमिन की बना रखी होगी, डामर की रोड होगी तुम्हारे पास, जिसको तुम डामर का रोड कहते हो, या फिर सीमेंट का रोड होगा, बोलो, जनरली यही होता है, या मुड्डा वुड्डा का रोड आपने बना रखा है। ठीक है, बात करेंगे इन सब अलग अलग टाइप्स की रोड्स की, लेकिन जनरली यही होता है। अच्छा, जो आपका टायर होता है वो भी क्या होता है, रफ होता है काफी सरफेस। ठीक है, और यहाँ पर जो रोड होती है वो भी, चलो सीमेंट वाली कोई कहते हैं सर तो स्मूथ होता है, ऐसा दिखता है, क्लियर क्लियर सा स्मूथ जैसा दिखता है, लेकिन फिर भी कुछ डिग्री ऑफ रफनेस होती है। यहीं पर अगर मैं कंपेयर करता हूँ, यहीं पर कंपेयर करता हूँ एक रेलवे इंजन का या रेलवे वैगन का टायर, जनरली किसका बना होता है, हाई कार्बन स्टील का होता है। ठीक है, और वहीं पर जो पटरी होता है नीचे, वो भी किसका होता है, हाई कार्बन स्टील का होता है, बोलो, दोनों स्टील के होते हैं रेलवेज के अंदर, बोलो।
अच्छा, स्टील जो है वो क्या है बेटा, मेटल है ना, जनरली मेटेलिक होता है, मेटेलिक ही उसका व्हील होता है, मेटेलिक ही उसके नीचे की पटरी होती है। तो अगर ये दोनों मेटल है, मेटल का सरफेस काफी हद तक स्मूथ, काफी हद तक स्मूथ और बिल्कुल चिकना, तुमको अपनी शक्ल दिख जाएगी उस पटरी पर, शक्ल दिख जाएगा उस टायर के सामने बैठोगे तो, बैठना मत, तुम्हारे ऊपर से निकल गई खीर पूरी बढ़ जाएगी, हाँ बैठना भी नहीं, बैठना भी नहीं। लेकिन अगर तुम देखोगे तो एकदम बिल्कुल स्मूथ सरफेस दिखेगा क्या, और दो स्मूथ सरफेस के बीच में, मेरे को 5वीं क्लास में पढ़ाया था कि अगर फ्रिक्शन की बात करूं तो जितना सरफेस स्मूथ होगा उतना ही फ्रिक्शन कम लगता है। बोलो, याद आया? याद आया? जितनी अगर सरफेस स्मूथ होगी उतना ही फ्रिक्शन कम लगेगा, दो स्मूथ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम होता है। अगर मैं ज्यादा बोर कर रहा हूं, मेरे पैरों के नीचे तुम गिरा दो तेल, तुम लगा दो एक केले का छिलका, स्मूथनेस आ जाएगी, फ्रिक्शन कम हो जाएगा, मैं फिसल के गिर जाऊंगा, सिंपल सी बात है। तो दो स्मूथ सरफेस के बीच में फ्रिक्शन कम, तो भैया फ्रिक्शन अगर इसमें कम होगा, मोशन तुम इस डायरेक्शन जा रहे हो, फ्रिक्शन जो इस डायरेक्शन चल रहा है वो कम है, कम है, तो क्या यहां पर तुम्हारा फ्यूल बचेगा, तुम्हारा फ्यूल बचेगा क्या रेलवेज में? रीजन क्या है, वो फ्रिक्शन जो मेरे को रोकने की कोशिश कर रहा था वो कम है, तो भैया मेरा तेल बचेगा ना, ईंधन ईंधन कम लगेगा, ईंधन कम लगेगा, भैया सस्ता हो जाएगा ट्रेवल। हाईवे की तुलना में जहां पर तुम रबर और ऐसे दूसरे मटेरियल यूज कर रहे हो, उनकी तुलना में तो मेटल ज्यादा स्मूथ है ना, और मेटल ज्यादा स्मूथ है तो फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन कम होगा तो कॉस्ट कम आएगी, यानी रेलवेज इज प्रिटी चीपर देन हाईवेज। अच्छा, तुम अगर पैसों के मामलों में भी देखोगे ना, तब भी काफी चीप आपको देखने को मिल रहा है। तो प्रैक्टिकली मैंने तुमको बताया साइंटिफिक बात कि भैया फ्रिक्शन की वजह से चीप है। और तुम ऐसा भी कह सकते हो, देखो भारतीय रेल का अगर तुम टिकट देखोगे ना, तो मान लीजिए तुमको जयपुर से, मान लीजिए आपको जाना है उदयपुर, थर्ड एसी का टिकट कितना, 1000 रुपए का। क्या 1000 रुपए के पेट्रोल में तुम तुम्हारी कार या बाइक लेके उदयपुर पहुंच सकते हो जयपुर से? पॉसिबल ही नहीं है। अरे भैया, जो यूपी के हो, जो बिहार के हो, अपनी अपनी कोई भी दो सिटी ले लो, सब पटना से मुजफ्फरपुर जाना है, क्या 1000 रुपए के तेल में तुम पटना से मुजफ्फरपुर पहुंच पाओगे? और अगर पहुंच भी पाओगे तो क्या ट्रेन में उस 1000 रुपए से कम टिकट लिया जा रहा है? नो डाउट गवर्नमेंट कहती है 50% हम बियर करते हैं, लेकिन उस 50% को जोड़ने के बाद भी वो रेट सस्ता है भाई, बहुत सस्ता है। अभी कोई ये नहीं बोलेगा सर ट्रेन में अगर मैं, अगर बाथरूम के अंदर बंद होके जाऊंगा तो कोई पैसा ही नहीं लगता है, बेटा वो फ्री ऑफ कॉस्ट जर्नी है, उसके बारे में बातचीत नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लीगली कैसे जाते हैं। लीगली जाओगे तो भी सस्ता पड़ता है, इलीगली जाओगे तो बात ही अलग हो गई। भैया वाटरवेज से ज्यादा अगर कोस्ट में बात करता हूं तो वो होती है आपके पास रेलवे की, रेलवे से ज्यादा कोस्ट लगता है तुम्हारे को हाईवेज में, और हाईवेज से भी ज्यादा कॉस्टली होते हैं आपके पास एयरवेज। क्लियर है ना? क्लियर है ना? ये हटा दूंगे यहाँ पर, समझाने के लिए लगाए थे, हटा दो इसको। चलो समझ में आया ना, रेलवे और हाईवे में, हाईवे क्यों कॉस्ट ज्यादा होती है, हमने टेक्निकली बात करी, टेक्निकली नहीं भी बात करते हो तो भी आपको चीज, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेवल तो कर सकते हो, बट किस दिन झिल गए ना, किस दिन पकड़े गए तो भैया बहुत कूटे जाओगे, तो ऐसा मत करना, ऐसा मत करना भाई शिवम। फिर बोलोगे मेरा नाम लगाओगे, बोला बोला था बाथरूम में जाके जाके आने का, फ्री मिलता है, तो भैया खुद तो जाओगे, मेरे को भी लेकर जाओगे। आई डो नॉट एंडोर्स दिस टाइप ऑफ थिंग्स। ठीक है, चलो क्लियर है ना? क्लियर। सर हाईवे में जो मटेरियल लगता है वो सस्ता है मेटल के कंपेयर में? भैया मटेरियल बिल्कुल सस्ता है यार, मेटल के कंपैरिजन में तो हाईवे सस्ता ही है। अच्छा, हाईवे का एक फायदा और है तुम्हारे पास, हाईवे का एक फायदा और है, अगर रेलवे और हाईवे को कंपेयर करते हो ना तो एक फायदा और है। हाईवे तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां बना दो, तुम्हारे को रोड जहां बनानी है वहां बना दो। क्या रेलवे में ऐसा कर सकते हो क्या? ऐसा हो सकता है क्या टीटी को बोल दोगे सर 500 रुपए ऊपर ले ले, मेरे घर के बाहर छोड़ के आ जा? हाईवे के अंदर अगर मैं बात करता हूं तो फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा है, टेक्निकली हम इसको बोलते हैं हाईवे इज मोर फ्लेक्सिबल देन रेलवेज। मैं ऐसा कह सकता हूं, नोट लगा देते हैं इसके नीचे। क्या हो गया भाई? एक नोट पॉइंट लगा देता हूं मैं। हाईवेज आर मोर फ्लेक्सिबल देन रेलवेज। हाईवेज जो है वो ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है रेलवेज में।
बिल्कुल, कॉस्ट तो फिर रेलवे की ज्यादा होगी, हाईवे में जो मटेरियल था। जब बनाने की कॉस्ट की बात ही नहीं हो रही है, हम उसको यूजेबिलिटी की कॉस्ट की बात कर रहे हैं। उसको यूज करने में जो हमारे पास पैसा खर्च होता है, बनाने में तो वन टाइम हो गया, उसकी बार बार मेंटेनेंस होती रहेगी। मैं बात तो उसको जब यूज कर रहे हैं तब उसमें हमारे को पैसा कम लगता है या ज्यादा लगता है, हम उस चीज के बारे में बात करें सचिन। अगर कॉस्टिंग की, बनाने की कॉस्टिंग के अंदर बात करें भैया, उस हिसाब से तो प्लेन की कॉस्टिंग ज्यादा है। और अगर हम बात करें उससे कम आप बात करते तो शिप की कॉस्टिंग भी ज्यादा हो गई। अभी मैंने बोला ना शिप वाटरवेज सबसे चीपर है, मैं वाटरवेज की बात कर रहा हूँ, शिप को बनाने में जो पैसा लग रहा है उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। शिप भी महंगी चीज है भाई, इतना बड़ा आर्टिकल आप बना रहे हो तो कॉस्टली तो वो भी है। मैं बात कर रहा हूँ जब इसको यूज करते हैं तब मेरे को चीप पड़ता है, जब इसको यूज करते हैं इससे ज्यादा महंगा पड़ता है, जब इसको यूज करते हैं ये इससे भी ज्यादा महंगा पड़ता है, जब इसको यूज करते हैं ये सबसे ज्यादा महंगा पड़ता है। कौन सी कॉस्ट आपने मेंशन नहीं किया, हम तो यूजेबिलिटी की बात कर रहे हैं, मेजर ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स को कंपेयर कर रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन को बनाने में अगर कितनी कॉस्ट आ रही है हम उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। हम बात कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन मीडियम्स को, उसको यूज करने पर अलग अलग मीडियम को, आप अलग अलग माध्यम को जब आप यूज कर रहे हो तब कितनी कॉस्टिंग आ रही है। ठीक है ना सचिन, हम बात ही नहीं कर रहे उसको बिल्ड करने में कितनी कॉस्ट आ रही है, हम बात करें कॉस्ट उसको यूज करने पे। ले मैं लिख भी देता हूं भाई, ऑन द बेसिस ऑफ cost of using those mediums, उस मीडियम को यूज करने में जो पैसा लगता है उसके हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं दोस्तों अपन। दो टॉपिक में से बेसिस ऑफ कॉस्ट लिखा है, सेकंड टॉपिक में ना बेसिस ऑफ कॉस्ट। भाई अपन इधर भी तो बात कर रहे थे, टाइम टेकन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट ऑफ यूजेबिलिटी, हम यूजेबिलिटी की बात ही करना है अभी तक भी। हाँ, वो बाय जस्टिफाइड है भाई, उसको मटेरियल को बनाने के ऊपर क्यों जाएंगे भैया, प्लेन बनाने में जो इंजीनियरिंग लगती है। नोट पॉइंट फिर से बता दीजिए सर। मैं बोल रहा हूं आपका जो फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो रही है, तो मैं कह रहा हूं हाईवेज ज्यादा फ्लेक्सिबल है एज कंपेयर टू रेलवेज। फ्लेक्सिबल कहने से मतलब क्या हो गया, आप उसको यूज करने में जो सहूलियत है वो ज्यादा है। सहूलियत कहने से मतलब क्या हो गया, हाईवे को आप जहां मर्जी ना वहां डाल सकते हैं, रोड जहां पे बनानी, तुम्हारा घर यहां पर है, रोड यहां पर चलती थी, तुमने चाहा यहां पे रोड बना दी। अभी ऐसा थोड़ी हो सकता रेलवे लाइन से यहां से निकलती है, मैंने एक रेलवे लाइन तुम्हारे घर तक निकाल दी, एक रेलवे लाइन श्याम के घर पे निकाल दी, एक रेलवे लाइन मैंने गीता के घर पे निकाल दी। इट इज नॉट पॉसिबल ना। शहर में एक पॉइंट बना दो कि वहां से ही जाना पड़ेगा तुमको, तुम्हारा जो रेलवे स्टेशन होता है वो शहर का वो पॉइंट हो गया जहां से तुम उस रेलवे लाइन को पकड़ सकते हो। लेकिन रोडवेज आप कहीं भी बना सकते हो, रोडवे आपको चाहिए आपके घर के बाहर से निकालो, आपके ऑफिस तक निकालो, जहां मर्जी वहां रोड बना सकते हो। क्लियर है ना। तो फ्लेक्सिबिलिटी जो है, फ्लेक्सिबिलिटी किसकी ज्यादा है, हाईवेज की। क्लियर है ना, बोलो। तो आपके जो रेलवे स्टेशन होते हैं ये वो पॉइंट्स है जहां से आप उस रेलवे लाइंस पे चढ़ते हो, जहां से आप उसको यूज करना चालू करते हो। तो ये हर जगह नहीं बिछा जा सकती, क्योंकि रीजन है फिर से कॉस्टली ज्यादा। जैसे अभी सोहम ने बताया, सचिन ने बताया था कि भैया रेलवे लाइंस बिछाने में मेटल लगता है और मेटल कॉस्टली होता है, सिंपल सी बात है। और चूंकि मेटल कॉस्टली, इसलिए मैं हर जगह रेलवे लाइंस बिछाता नहीं फिरता हूं। मैं शहर में एक दो पॉइंट रख देता हूँ, यहां से पकड़ना है पकड़ लो, नहीं तो तुम्हारे घर तक तो नहीं आएगी रेलवे लाइन। कॉस्ट देखो, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन, इसलिए मैंने उसको नोट पॉइंट में अलग लिखा। फ्लेक्सिबिलिटी कहने का मतलब क्या हो गया, उसको कहां पर, कॉस्ट ऑफ यूजिंग दोज मीडियम्स हम बात कर रहे हैं। जब हम बेसिस बात करें तो किस बेसिस पर हमने बात करी है कि भैया उस मीडियम को यूज करने में जो पैसा लग रहा है वो सस्ता या कम, किस ज्यादा किसमें। मैं कहीं से ये नहीं बात कर रहा हूं उसको कंस्ट्रक्ट करने में कितना पैसा लग रहा है, कंस्ट्रक्शन के ऊपर हम जा ही नहीं रहे। हम हाईवे के कंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, हम रेलवे के कंस्ट्रक्शन की बात, जो अलग अलग ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स उनकी बात करेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बात नहीं चल रही है, उसको यूज करने में जो पैसा लग रहा है उसकी बात चल रही है। इज इट क्लियर टू यू ऑल, सबको क्लियर है ये चीज, क्लियर है ना। चलो चलें आगे, लेट अस मूव फॉरवर्ड। ठीक है, तो अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, आपका रेलवेज जो है इट इज मोर फ्लेक्सिबल, सॉरी आपका जो हाईवेज है दे आर मोर फ्लेक्सिबल। ठीक है, चलो। अच्छा यहां पर ना एक वर्ड आता है आपके पास, हाईवे। एक वर्ड आता है आपके पास हाईवे, क्या मतलब है इस वर्ड का, हाईवे वर्ड की क्या मीनिंग है, बोलो। अब थोड़ा सा अपन मूव करेंगे हाईवे की तरफ। ठीक है, तो ये तो बेसिक अपन ने डिस्कशन कर लिया आपके पास टोटल ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का। अब अपन मूव करेंगे टुवर्ड्स हाईवे इंजीनियरिंग। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाईवे इंजीनियरिंग।
क्या मतलब निकाले जा सकते हैं इस वर्ड हाईवे के? बोलो। वाटरवेज इसलिए तो इजी था क्योंकि उसमें उसको इंस्ट्रक्शन नहीं करना पड़ता था। इजी किस किस मामले में बात कर रहे हो भाई तुम सचिन? कहां पर फंस गए हो तुम? हम उसको यूजेबिलिटी की कॉस्ट बात करते हैं भैया, उसमें फ्रिक्शन क्योंकि कम से कम लगता था तो उसमें मेरे को कोई भी मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में जो पैसा लगता था वो मिनिमम लगता था। जो पैसा लगने वाला है एक जगह से दूसरी जगह तक मटेरियल को पहुंचाने में वो कम लगेगा। रीजन क्या है? ये फ्रिक्शन कम होता है, ये फ्रिक्शन कम होता है। अब इस मशीन को बनाने में जो आपका शिप है, इस शिप को बनाने में जो कॉस्ट आई है, मैं इसकी बातचीत नहीं कर रहा हूं। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दिस। क्योंकि रीजन क्या है भैया, ना तो मुझे शिप बनाने में कॉस्टिंग की बात करनी है, ना यहाँ कोई रोड खींचनी है, मुझे कुछ नहीं खींचना है। यहां पर मुझे कुछ नहीं खींचना है, कोई मेरे को रोड नहीं बनानी है। ये तो एयरवेज में भी लागू है भाई, एयरवेज में भी लागू है। जब तुम हवाई जहाज उड़ा के जाते हो तो कोई फिक्स्ड रास्ता थोड़ी होता है कि भैया यहाँ पर रोड बनानी है या मुझे रेलवे लाइंस बिछानी है, ऐसा तो कुछ भी नहीं होता है। तो कॉस्टिंग तो वो दर भी कम से कम है, तो फिर ये भी मिनिमम होना चाहिए था। ये किस बेसिस पे महंगा है वो मैंने बात करी भैया, इसका फ्यूल महंगा होता है। जिस फ्यूल की यूजेज हो रही है वो फ्यूल महंगा है इसमें, एयरप्लेन्स में। और यहां पर क्योंकि ये फ्रिक्शन कम है इसलिए सबसे सस्ता पड़ता है। मैं तो कहीं पे बात नहीं कर रहा हूं प्लेन को बनाने में और जो आपके शिप बनाने में जो कॉस्ट आ रही है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। शिप चाहिए तुम लकड़ी का बनाओ, चाहिए तो इतना बड़ा टाइटेनिक बना के जाओ, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। बोलो। तो हम जो बात कर रहे हैं उस मीडियम को यूज करने में जो पैसा लग रहा है ना, उसकी बातचीत चल रही है दोस्त। तो इस चीज को आराम से सोचना बैठ के, ठीक है? तो हमारी जो बातचीत है वो कहीं से उस मामले में नहीं है। ओके चलो, क्लियर है? वर्ड आता है एक हाईवे आपके लिए। अगर मैं बात करूं उस हाईवे वर्ड की, तो ये हाईवे वर्ड की उत्पत्ति दो अलग अलग रीजंस में सोची जा सकती है। रेलवे में फ्यूल ज्यादा लगता है हाईवे से, लेकिन वो एक साथ बहुत सारे लोगों को भी तो ले जा रही है। बहुत सारे फैक्टर्स है भाई इसके पीछे। वो एक साथ कितना, एक बोगी में 72 जना बैठ सकता है, और वैसे 10-12 बोगी लगी होती है। तुम्हारी कार में कितना, 4 जना बैठ जाएगा। बाइक होगा 2 जना बैठ जाएगा, तीसरा बैठा लोगे तो 3 जनों पे वो कॉस्ट आ रही है। यहाँ पर 72 इंटू अगर 10 बोगी भी है तो 720 लोग को एक साथ खींच के ले जा रही है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर। तो फ्यूल ज्यादा लगता भी होगा तो एक 720 जनों पे बांटोगे तो कमी आएगी एक जने पे कॉस्ट, एक जने पे तो कॉस्ट कमी आएगी फिर। बोलो। अरे बहुत सारे फैक्टर होता है बेटा। अगर बात कर रहे हो कि सर मेरे को तो सिटी बस में अगर एक शहर में घूमता हूं तो सिटी बस मेरे को 20 रुपए में कहां से कहां घुमा देती है, लेकिन वहीं पर अगर मैं कार करके जाता हूँ, कैब करके जाता हूँ, तो कैब में पैसा महंगा लगता है। तो भाई कैब में पैसा महंगा लगेगा, तुम्हारे लिए चल रही है वो, केवल तुमको छोड़ने के लिए चल रही है। सिटी बस दिन भर चल रही है, 50 लोग बैठते हैं, उसको कोई मतलब नहीं कौन कहां जा रहा है। क्लियर है? चलो, अगर मैं हाईवे की बात करता हूं तो दो अलग अलग एस्पेक्ट्स में इस वर्ड के मीनिंग हम सोच सकते हैं। पहला हो सकता है सर, एक तो पहली बात, इसके ऊपर हाई स्पीड व्हीकल्स मूव कर सकते हैं। हाई स्पीड व्हीकल्स जो है इसके ऊपर मूव कर सकते हैं। कंपैरेटिवली हाई स्पीड व्हीकल, देखो हाई स्पीड व्हीकल कहने से मतलब क्या होगा, इनिशियल व्हीकल्स कौन थे? इनिशियल व्हीकल्स कौन से थे? इनिशियल व्हीकल्स आपके पास थे सर ये बुलक कार्ट्स थे। पहले तो आदमी पैदल ही चलता था। रोड की जरूरत कैसे चालू हुई भैया? आदमी पैदल चलता था, उसको कोई समस्या नहीं थी, कोई समस्या नहीं थी। फिर उसके बाद सामान आया कि भैया सामान लेके जाता हूं एक जगह से दूसरी जगह। फिर उसने सोचा होगा कि भैया एक जगह से दूसरी जगह मेरे को सामान लेके जाना है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर मेरे को मटेरियल लोड करके ले जाना है। तब उसको ध्यान पड़ा भैया यहां से यहां तक जाने में ना मेहनत ज्यादा लग रही है, भार कंधे पर है, दुखता है हाथ पैर। तब उसको लगा कि भैया चक्के वक्के बना लो। धीरे धीरे डिस्कवरी एक लंबे टाइम में चालू हुई है, चक्के वक्के बनाए। तो भैया उसको लगा अगर जमीन उबड़ खाबड़ होगी तो अगर ये चक्का इसके ऊपर चलता है, ये चक्का टूट जाता है। लकड़ी का चक्का होता है टूट जाता है, अगर पत्थर का चक्का डाला मैंने तो पत्थर का चक्का उस व्हीकल से निकल जाता है। फिर उस व्हीकल के आगे जो है जानवर डाले गए, बैल डाला गया, घोड़ा डाला गया, घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी, ये सब बनाए गए। धीरे धीरे उनमें मोटर लगा दी व्हीकल्स में, तो भैया अब तुम्हारे पास मोटर व्हीकल्स हो गए। तो हम अलग अलग टाइप के व्हीकल्स, और स्पेशली ये जो मोटर व्हीकल्स है ये हाई स्पीड पे चलते हैं। इस वजह से भी माना जाता है कि भैया हाईवे ऐसे रोड है, ऐसे रास्ते हैं जिनके ऊपर हाई स्पीड व्हीकल्स मूव कर सकते हैं। यानी दोस पाथवेज वेयर हाई स्पीड व्हीकल्स कैन मूव, दैट कैन बी कॉल्ड एज हाईवे। और दूसरा दूसरा जो इसका माना जाता है उद्गम इस वर्ड का, वो होता है भैया इनका जो एलिवेशन होता है वो ग्राउंड लेवल से ज्यादा होता है। एट हायर एलिवेशन देन ग्राउंड लेवल,
ग्राउंड लेवल से हाई एलिवेशन पे होने की वजह से भी इनको हाईवे कहा जाता है। दो अलग अलग रीजन है जिसकी वजह से यह हाईवे नाम पड़ा है। ठीक है, समझ गया ना भाई सचिन। कोई भी चीज के अंदर ना अब बहुत ज्यादा गहन रिसर्च करने बैठोगे ना तो बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स तुम्हारे दिमाग में आएंगे। हाँ, बात बिल्कुल सही है, उस चीज के ऊपर रिसर्च अगर आप करते हो बैठ के तो आपको बहुत सारी चीजें दिमाग में आएगी। ठीक है ना, रटने वाली बात नहीं है। बट हाँ, जो अपन बात करें तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करने की बात है तो उस पर अपन बातचीत कर रहे थे। तो बहुत ज्यादा उस चीज के ऊपर बड़ा सिंपलिस्टिक सी बात थी, अपन ने उसके कॉन्सेप्ट के बारे में बात करी। ओके चलो, तो वहां से क्वेश्चन बन के भी नहीं आएगा। ठीक है, बहुत रेयर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, अगर अपन बात करें ना वर्ड हाईवे की, तो हाईवे के इस वर्ड के दो अलग अलग मीनिंग निकाले जाते हैं मार्केट में, दो अलग अलग मीनिंग से। पहली बात, ऐसे रास्ते, दोस पाथवेज व्हिच कैन सपोर्ट हाई स्पीड व्हीकल्स, ऐसे रास्ते जिन पर हाई स्पीड व्हीकल्स इजीली मूव कर सकते हैं, दैट कैन बी कॉल्ड एज हाईवेज। और दूसरा इसका कहा जाता है सर ये हायर एलिवेशन में होता है, ग्राउंड लेवल से हाई एलिवेशन पे होने की वजह से इन्हें हाईवे कहा जाता है। ठीक है, अब ग्राउंड एलिवेशन से ऊपर क्यों बनाना पड़ता है? मान लो भाई ये है सोहम का घर, ये है बेटा सोहम का घर, और यहां पर ना खाली जगह था, यहां पर रोड बनानी थी, और यहां पर है, नाम बताओ नाम बताओ नाम बताओ, ये है प्रिया का घर। ठीक है, ये सोहम का घर, ये नहीं प्रिया नहीं, किसी और को मारते हैं, इसको बोलते हैं शाहरुख खान, कोई बात नहीं। ये है रोहन का घर, अभी अभी झगड़ा कर लोगे तुम लोग वहां बैठे बैठे। ये सोहम का घर, ये रोहन का घर, दोनों छोटा छोटा बच्चा लोग। ठीक है, ये इस सचिन सोहम से इसका कोई लेन देना नहीं है। ठीक है, ये भी छोटा बच्चा, ये भी छोटा बच्चा। सोहम ने बोला इधर आ, अपन साथ में खेलेंगे। रोहन आया, इधर से चढ़ के रोड पर आया, यहां से यहां तक आया, इधर तक पहुंचा, इसने बोला हाय, उसने बोला वापिस है हाय। इतने में सलमान भाई आया यहां से, और इसका हाय 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 हो गया, उड़ा दिया। और गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी चला रहा था ड्राइवर, क्योंकि सल्लू भाई गाड़ी नहीं चलाते। सॉरी सर डिस्टरबेंस। अरे बेटा डिस्टरबेंस क्या है? डाउट है, डाउट है तो है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, कोई दिक्कत नहीं। उसको जितना हो सके अपन बातचीत करेंगे। ठीक है, तो यहां पर ना एक अनहोनी घटना हो गई। क्यों घटना हो गई? भैया ये था नाबालिग बालक जिसको समझ में नहीं आया कि वो कहां चल रहा है, और बीच में आ गए भाईजान, हो गया काम। अभी क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, खीर खाओ मजे करो। एक काम करते थे, अभी गलती किसका था? इस बच्चे का तो गलती नहीं कह सकता ना, रोहन तो छोटा बच्चा है ना, नाबालिग है, उसको क्या पता है वो कहाँ चल रहा है। उसने तो सोहन को देखा और रोड पर चल दिया उससे मिलने। तो एक काम करते हैं, अगर मैं रोड को कुछ इस लेवल पे बनाता, मान लो यहाँ पर रोड होती, इस लेवल पर मैंने इसका लेवल उठा दिया, ये आपके पास क्या था? दिस वॉज योर ग्राउंड लेवल, मैंने ग्राउंड लेवल से इसका लेवल अप कर दिया, दिस इज लेवल ऑफ रोड। तो रोड का लेवल जैसे ही ऊपर उठाया, अभी जब भी इस रोहन को सोहन के पास जाना होगा, इसको इस रोड के ऊपर चढ़ना पड़ेगा, देन ट्रेवल करना पड़ेगा, और फिर नीचे उतरना पड़ेगा। अभी ऐसे केस में एक्सीडेंट होने के चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाएंगे। क्यों कम हो जाएंगे? क्योंकि रीजन है, पहली बात तो सोच समझ के चढ़ोगे। पुष्पा झुकेगा नहीं, चेहरा पूरा हवा में, ब्लैक बालक को उड़ा दिया। हाँ तो बेटा पुष्पा नहीं उड़ाता, उड़ाता कौन है? ज्यादा नहीं बोलूंगा, यूट्यूब पर है बेटा, स्ट्राइक आ जाएगा। ठीक है, सल्लू भाई गुस्से न हो जाए। ठीक है, कोई बात नहीं, भाईजान गाड़ी तो ड्राइवर चला रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं। तो कहने का मतलब रोड का लेवल जब ग्राउंड लेवल पे था ना, तो इशू ये था कि पहली बात आपको पता, देखो रोड आज की डेट में तुम्हारे पास ब्लैक टॉप रोड है, आपके पास ये डामर वाला रोड है, आपका सीमेंट वाला रोड है, समझ में आता है। लेकिन ग्रामीण देहात में जाके देखो, अब आज की डेट में नहीं, 5 साल पहले की बात करो, जब वो मिट्टी वाला रोड है, पता भी नहीं चल रहा रोड चालू कहां से हो रहा है, खत्म कहां पर हो रहा है। तो हो सकता है ड्यू टू सम कंसिडरेशन, अगर ये रोड पक्का रोड नहीं बनाया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कब आप रोड पर हो, कब आप रोड पे नहीं हो। इन दैट केस आप व्हीकल के बीच में ऑब्स्ट्रक्शन हो, और उस केस में देयर आर मोर चांसेस ऑफ एक्सीडेंट। तो जनरली हाईवेज वगैरह को आप देखोगे ग्राउंड लेवल से थोड़ा ऊपर उठा के बनाया जाता है। अच्छा, केवल इंसानों का प्रॉब्लम नहीं है ये, जानवरों का भी हो सकता है। जानवर को तो अक्ल भी नहीं है ना, अभी जानवर को तो अक्ल भी कम है कंपैरेटिवली, तो उस केस में जानवर भी तो ऐसा आ सकता है। तो एटलीस्ट हम क्या ट्राई करके चलता है कि रोड का जो लेवल है वो आम जमीन के लेवल से थोड़ा ऊपर बना के चले। अगर रोड का लेवल ऊपर होगा तो देयर आर कंपैरेटिवली लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स। इसी वजह से इसको हाईवे भी कहा जाता है, क्योंकि नॉर्मल लेवल से क्या है, हाई एलिवेशन पे है।
क्योंकि नॉर्मल लेवल से क्या है, हाई एलिवेशन पे, इस वजह से इसको हाईवे भी कहा जाता है। तो दो अलग अलग रीजंस आप प्रैक्टिकली दे सकते हो कि क्यों इसे हाईवे कहा जाता है। देयर कैन बी, अगर मैं बात करूं इन दोनों रीजन की, अगर हम बात करें, तो अगर मैं पहले रीजन की बात करूं, हायर एलिवेशन फॉर ग्राउंड लेवल, और दूसरा अगर मैं बात कर रहे हैं अपन हाई स्पीड व्हीकल्स इस पे मूव कर सकते हैं, तो हाई स्पीड व्हीकल्स कैन मूव ओवर देम, इस वजह से भी इन्हें हाईवे कहा जाता है। और ये ग्राउंड लेवल पे से हाई लेवल पे बनाया जाता है। इट इज डन फॉर सेफ गार्डिंग पीपल एंड एनिमल्स फ्रॉम मूविंग ट्रैफिक। चलते ट्रैफिक से उनको सेफ रखने के लिए हम क्या करते हैं, इन रोड्स को हाई लेवल पे बनाते हैं, इस वजह से भी इनको हाईवे कहा जाता है। क्लियर है ना? बड़ा बड़ा सिंपल सा दो चीज बात करी हमने, हाईवे को हाईवे क्यों कहा जाता है। अब बात करेंगे, हम मूव करेंगे हमारे चैप्टर्स के ऊपर के भैया, यहां तक तो थी बेसिक बात कि भैया हाईवे क्या चीज है, कौन कौन से आपके पास जो अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, तो ये हमने बात किया है बेसिक ओवरव्यू की। बताओ इतना क्लियर है क्या? तो आगे मूव करें। इतना क्लियर हो तो आगे मूव करें, बोलो इजाजत है? नोट कर लो इसको, चालू करते हैं आगे।